एयरवे से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कशन शुरू की थी। तो हम लोगों ने कुछ एयरवे से रिलेटेड सिम्टम एग्जामिन कैसे करना है, कौन कौन से प्रेडिक्टर्स होते हैं डिफिकल्ट एयरवे के, उसके अंदर डिफिकल्ट इंट्यूबेशन, डिफिकल्ट मास्क वेंटिलेशन और डिफिकल्ट लेरिंगोस्कोपी, वो उनको 3 हिस्सों में सेपरेटली डिवाइड कर दिया था और सेपरेटली उसके फैक्टर्स जो हैं वो हम लोगों ने देखे थे। अच्छा, अब देखें जो है ना, जो डिफिकल्ट एयरवे का आमतौर पे जो क्वेश्चन आते हैं वो डास गाइडलाइंस भी की थी हम लोगों ने। वो आमतौर पे ना वो इस तरह, ये आपको कहेंगे नहीं कि आप दास गाइडलाइन सुना दें, ठीक है। आपको वो सिनेरियो देंगे कि भाई ये ऑस्की का स्टेशन भी है, ये आपको ऑस्की के अंदर डिफिकल्ट इंट्यूबेशन की ड्रिल जो है वो आपसे करवा सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड। तो उसके अंदर आप लोगों को तरतीब पता होनी चाहिए कि अगर ये नहीं, ये किया है, ये नहीं हुआ तो अगले स्टेप में क्या करना है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। और आपने सिनेरियो को अपने हाथ से नहीं जाने देना, क्योंकि हमेशा वो सिनेरियो के तौर पे ही वो सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो अवेक फाइबर ऑप्टिक जो है वो आप लोग हर वक्त अवेक फाइबर ऑप्टिक का जिक्र करते रहते हैं। तो अवेक फाइबर ऑप्टिक जो है वो मतलब उसके लिए आपको जो है वो क्या प्री रेक्विजिट्स होते हैं, आप कैसे करते हैं अवेक फाइबर ऑप्टिक। अवेक फाइबर ऑप्टिक का क्या तरीकाकार होगा जी, एनीवन। सर हमने तो किया नहीं है, लेकिन बस सिर्फ सुना है। हाँ, उस वजह से जो सर हम यहाँ पे करते हैं ना, ठीक है, 2 हफ्ते पहले जो है ना मैंने की थी कंसल्टेंट के साथ। तो वो ऐसे है कि पहले पेशेंट को जो है ना कन्विंस करना होता है, प्रोसीजर का बताना होता है उसको सारा, ठीक है, और उससे कंसर्न लेनी होती है, उनको बताना होता है कि भाई आपके नाक के रास्ते जो नाली जो है ना डाली जाएगी, ठीक है, और आपने थोड़ा सा उसमें टॉलरेट करना है, कंप्रोमाइज़ करना है हमारे साथ, ठीक है। ये सारी चीज़ करने के बाद जो है ना ग्लाइकोपाइरुलेट जो है ना फिर हम पहले देते हैं एंटी सार्कोप के तौर पे जो है ना 0.2 जो है ना 200 माइक्स। और जो हमने तो किए थे, हमने डेफिनेटली वो नॉन इन्वेसिव था वो 2% ज़ाइलोकेट जेल जो है वो गाज पीस पे लगा के उसके पहले चेक कर लिया था, उसके उसका नॉस्ट्रिल कौन से वाला जो है ना ओपन है, ठीक है। उसके तो 2 तरीके थे कि उसके जो है ना वो नाक के एक तरफ से बंद करके फिंगर के साथ तो उसको फ़ील कर लिया कि दूसरी तरफ से जो है ना साँस ले, और लेफ्ट वाली या राइट वाली फिर आदमी असेस कर लेता है कि कौन सी वाली ज़्यादा ओपन है, ठीक है, या पेशेंट को भी पता होता है कि ये मेरी ठीक है, अगर कोई ऐसी डिफ़ॉर्मेलिटी नहीं है तो। उसके बाद फिर जो है ना वो नेज़ल में जो है ना सॉरी नॉस्ट्रिल में जेल 2% ज़ाइलोकेन, या फिर ये है कि जो नेज़ल कैनुला है ना उसके ऊपर जेल लगाकर तो उसको जो है आप ना ये वहाँ से। ना जमील, आपको मैं आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा। जी सर। आपका जो जवाब, आप पहली तो बात ये कि आपको जब भी मतलब लाइक है कि वाइवे के अंदर इस तरह का सवाल पूछा जाएगा या आपसे, तो आपने वहां पर जो प्रैक्टिकल करते हैं वो नो डाउट वो उस तरह होता है, लेकिन वाइवे के अंदर आपको इतनी इतनी लंबी कहानी नहीं सुनानी, ठीक है। ठीक है सर। इसके प्री रिक्विजिट्स में ये होगा कि आपने काउंसलिंग करके एक्सप्लेन करके ये जुमला खत्म, अगला अगला जुमला। ठीक, अगला ठीक। जुमला क्या है कि आपको एयरवे के पेट एनेस्थीसिया शैलो को देना है, हाँ जी। आपने जी, जी। एयरवे को एनेस्थीसिया देना है। तो एयरवे के एनेस्थीसिया देने के लिए क्या चीजें हैं, और जो आपने जो पेटेंसी का बताया है कि आपने कंफर्म करनी है हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे कि भाई उसकी एयरवे पेटेंट है, ठीक है। और उसके अंदर आपने ग्लाइकोपाइरुलेट दिया है, ग्लाइकोपाइरुलेट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। नॉट मैंडेटरी, हाँ जी। आप उसमें ये बोलेंगे कि भाई अगर अगर एंटी सेलेगो की जरूरत है तो तब आप उसको ग्लाइकोपाइरुलेट दे सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि अगला जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप उस तरफ आ नहीं रहे इसलिए मुझे आपको टोकना पड़ा, एयरवे के एनेस्थीसिया देने के लिए आपको क्या क्या क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं और आपको वाइवे में भी जो है तो वो बताना पड़ेगा वो ना। तो एयरवे का एनेस्थीसिया कैसे होता है, पहले तो नर्व्स कौन कौन सी होती हैं और फिर उसको आप अचीव कैसे करेंगे। सर इसमें 3 नर्व्स जो है इन्वॉल्व होती है, ट्राइजेमिनल है, ग्लॉसोफरेंजियल और वेगस। हम्म, जो ट्राइजेमिनल है वो नेज़ल के जो है ना वो थैलमाइड और जो है ना मैक्सिलरी ब्रांच जो है ना ऊपर नेज़ल पे होगी, उसको हम जो है ना करेंगे एनेस्थेटाइज़, और कैसे करेंगे। फेरिंक्स के ऊपर जो है ना अप लेरिंक्स तक जो है ना ग्लॉसोफरेंजियल है, बैक ऑफ द टंग और पूरे फेरिंक्स में,
फिर लेरिस्क से फिर आगे जो है ना वो 10th नर्व होगी पेगस। ठीक है, तो आपने कैसे ब्लॉक करना होगा इनको? सर उसके जो है ना वो जो ट्राइजेमिनल नर्व है, नेजल जो है ना नस्ट्रिल, उसको 2% जेल से आप नेजल जो है कैनुला से उसके ऊपर लुब्रिकेट करना है, उससे ये कि उसके नेजल कैविटी का आपको पता चल इसके जाएगा अंदर पेट यहाँ पर बेस्ट अगर अगर अवेलेबल हो तो इस पर्पस के लिए बेस्ट दवाई कौन सी है? इसके लिए और क्यों? मेरे यहाँ 4% जी सर, क्या स्प्रे करेंगे उसके लिए 4% ज़ाइलोकेन जो है नहीं, नेजल बेस्ट ऑप्शन अगर आपके पास अवेलेबल हो विद तो वो विद फिनालेक्टिन या कुछ कोकेन। के साथ। कोकेन, एक मिनट, बेस्ट ऑप्शन इज कोकेन इफ अवेलेबल, ठीक है? क्योंकि कोकेन से क्या एडवांटेज होगा? वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है और वेजो उससे जो कंस्ट्रिक्शन भी हो जाएगी, ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्शन भी हो जाएगी, तो इसलिए और सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन आपने जो बताया है, जेली भी लगा सकते हैं, और आपने बेसिकली स्प्रे करेंगे या नेबुलाइज करेंगे, क्योंकि उससे बेसिकली दोनों दोनों एयरवेज हो जाएंगे, ठीक है? जी यस। और आपने जो नर्व बताई थी वो जो नोज की नर्व सप्लाई के अंदर ट्राइजेमिनल की ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं? सर स्फेनोपेलेटाइन ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व है और एंटीरियर एथमाइडल नर्व है। नहीं, सफिनोपैलेटाइन ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व नहीं है भाई, ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व है, उसकी ऑफ्थाल्मिक आएगी जो नोज ऑफ द टिप है, फिर उसके बाद जो है एथमॉइडल है जो कि मैक्सिलरी ब्रांच है, और मैंडिबुलर पीछे जो है ना वो फेरिंग्स पे आगे फेरिंग्स पे जाएगी वो। ठीक है, सफिनोपैलेटाइन गैंग्लियन से आती है, ठीक है? जी सर, वो स्फेनोपेलेटाइन गैंग्लियन से जो आती है ना, सेकंड ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व है और एथमॉइडल नर्व है व्हिच इज मैक्सिलरी ब्रांच। नहीं, एक सेकंड, एथमाइडल नर्व किसकी ब्रांच है? सर ट्राइजेमिनल की है ना, ट्राइजेमिनल के कौन से डिवीजन की? मैक्सिलरी डिवीजन की। ये कंफर्म कर लें, जो वाइवे के लोग हैं वो अगर ट्राइजेमिनल भी बता देते हैं ना तो दैट विल बी पासिंग, लेकिन एमसीक्यू में जो है वो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि एंटीरियर एथमाइडल नर्व किस नर्व की ब्रांच है। ये मेरा ख्याल है कि मैक्सिलरी होना चाहिए, अब आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि ये मैक्सिलरी की है या ऑफ्थेल्मिक की है, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिलरी की होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, मैक्सिलरी की ब्रांच है, कोई कंफर्म कर ले, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अब आप जी कर रहे हैं। गूगल पे देख लेते हो तो अभी भी करके मेरे ख्याल में तीनों ब्रांचेस होती है, मुझे इतना पता है कि तीनों ब्रांचेस टिप पे है, नोज की टिप पे है जो है ना वो V1 है, और मिड नोज पे V2 है, और अच्छा, नेसोफेरिंक्स पे V3 है। अगर अगर आपने वेजो कंस्ट्रिक्टर कोकेन आपने नहीं यूज किया तो आप उसके अंदर फिनाइल जो क्या नाम है उसका, जो ज़ाइलोमेटाज़ोलिन जो स्प्रे होता है वो आप कर सकते हैं, या बहुत लो कंसंट्रेशन में एपिनेफ्रीन को मिक्स कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन हो सकते हैं उसके अंदर। तो अच्छा, उसके बाद आपने जो अगर हम नर्व्स की बात करें तो टंग की सप्लाई कहाँ कहाँ से होगी? एंटीरियर पोर्शन की किससे होगी और पोस्टीरियर पोर्शन की किससे होगी? पोस्टीरियर ग्लासोफेरेंजियल है, मोटर भी और सेंसरी भी। इंटीरियर तो सेंसरी फेशियल से है, मोटर जो है वो आपके ये देखें, अब आप इस क्वेश्चन को पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें, क्योंकि गैलेक्सी A10s से मुझे समझ नहीं आया कि आप कौन है, ठीक है? सर मेरा नाम डॉक्टर इमरान है सर। आप वाइवा है आपका? वाइवा है सर। वाइवा है, तो वाइवे में आपको जब वो सेंसरी सप्लाई पूछ रहे हैं तो मकसद मोटर ब्लॉकर नहीं है, तो आपको मोटर ब्लॉकेट खुद से बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप उसकी टंग को पैरालाइज तो नहीं करना चाहते ना, आपने उसकी टंग को सिर्फ सेंसिटाइज करना है, तो उसके लिए आपको मोटर ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। तो आपसे जब अगर वो आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपने कौन कौन से नर्व्स को आपको अवेक फाइबर ऑप्टिक के लिए ब्लॉक चाहिए, तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मोटर सप्लाई इससे होती है और सेंसरी सप्लाई इससे होती है। समझ आई बात? ये गैर जरूरी बातों का कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलता, बल्कि उल्टा बंदा फंस जाता है, ठीक है? तो सेंसरी सप्लाई अब आपको नहीं आती, सेंसरी सप्लाई कोई बता दे जी।
टंग की एंटीरियर Sir, पार्ट, lingual branch of trigeminal. सॉरी Lingual branch of trigeminal. ट्राइजेमिनल, और फेशियल नर्व की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है जस्ट फॉर करेक्शन, लेकिन फेशियल कॉर्ड डैप बनाई होती है, कॉर्ड डैप Caudal बनाई tap होती है। बनाए होते हैं ना सर, वो तो lingual branch होती है वो facial. टेस्ट किसके लिए सेंसेशन होती है? लेती हैं। वो टेस्ट Perfect. सेंसेशन के लिए, ठीक है। जी बिल्कुल, वो टेस्ट के टेस्ट लिए. सेंसेशन की है, वो इररेलेवेंट है, वो भी इररेलेवेंट है, Right. और मोटर सप्लाई भी इररेलेवेंट है, ठीक है। क्योंकि प्राइमरीली यू डोंट वांट टू ब्लॉक के उसकी टंग को आप ब्लॉक कर दें, यू जस्ट वांट योर पैसेज थ्रू दैट एरिया, ठीक है। अच्छा, अब एक आ गया कि आप उनको यहाँ पे आके आपके पास दोनों पता होने चाहिए आपको कि एक तरीकाकार होता है इंडिविजुअल नर्व ब्लॉक्स करने का और एक तरीकाकार होता है प्रैक्टिकल, ठीक है। तो जो प्रैक्टिकल तरीका है वो जो जमील बता रहा था, वो तरीका है कि आप नेबुलाइज कर लेंगे, आप गार्गल्स करवाएं और आप उसके बाद स्प्रे एज यू गो करें। तो इसके अंदर जो 2-3 पॉइंट्स में क्लैरिफिकेशन चाहिए, राबिया और अतीक भाई नहीं बताएंगे क्योंकि इन लोगों के साथ मैं बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ, जमील भी नहीं बताएगा। ये जो है ना, सहरिश बताए या इमरान बताए, ठीक है। मुझे ये बताएं कि जो लोकल एनेस्थीसिया की जो डोज होती है जो देते हैं एयरवे के अंदर, वो कितनी डोज तक आप दे सकते हैं? जी, कितनी डोज तक आप दे सकते हैं? सर 4% तो हम नॉर्मली दे रहे होते हैं गार्गल्स करवा के। देखें, ये जुमला आपने वाइवे के अंदर, ये जुमला हराम है कि आमतौर पे हम ये करते हैं, आमतौर पे हम वो करते हैं। वो आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं आप उसका एग्जैक्ट आंसर बताएं, ठीक है। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा है, कितनी डोज तक दे सकते हैं, तो आपने ये जवाब नहीं देना वहां पे, ठीक है। 7 मिलीग्राम ऑफ लाइडोकेन विद एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रीन यहाँ पे क्यों देना चाहते हैं आप? फॉर वेसोकंस्ट्रिक्शन। एपिनेफ्रीन आमतौर पे गार्गल्स में नहीं दी जाती, ठीक है। एपिनेफ्रीन आमतौर पे गार्गल्स के अंदर नहीं दी जाती, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, रिकमेंडेड नहीं है, जरूरत नहीं है, ठीक है। सही है। नेजल और सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगा, और दूसरा जो है ना, वो कोई भी जो एंड आर्टरीज है, जंट कैपिलरीज, वहां पे भी नहीं, जैसे कि नेजल टिप है, ठीक है, इन जगहों पे भी आपने नहीं करनी, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर एपिनेफ्रीन कभी भी यूज नहीं की जाती। यहाँ पर गार्गल्स में जी प्लेन लेंगे जी, गार्गल्स में जो देते हैं ना प्लेन होते हैं, और यहाँ पर जो ट्रिक है वो ये है कि ये अप टू 9 to 10 मिलीग्राम पर केजी तक दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने यू हैव टू एक्सप्लेन द पेशेंट दैट यू जस्ट हैव टू गार्गल इट एंड थ्रो इट आउट, ठीक है, क्योंकि इतनी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। एक बात हो गई। अब अगला क्वेश्चन ये है कि 4% है या 10% है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर कितनी आपने कैलकुलेट की, मिसाल के तौर पे 10 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से आपने 800 मिलीग्राम कर लिया। अब आप कैसे कहेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कितनी डोज दे दी है? वो तो हम कैलकुलेशन के हिसाब से सर उतने ml ले लेंगे ना, उसको डाइल्यूट करके फिर उसको गार्गल्स खिलाएंगे उसी। नहीं, तो वो कितने ml कैसे पता चलेगा आपको? आमतौर पे गार्गल्स भी करवाए जाते हैं, लेकिन स्प्रे किया जाता है ना, स्प्रे अवेलेबल होता है ना वो आमतौर पे। तो वो आप जी सर वही 10% स्प्रे आता है, तो उसको तो हम 1 या 2 दफा स्प्रे करते हैं, बस ऐसा होता है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। एक स्प्रे में कितने मिलीग्राम जाएगी? 1 to 2 मिलीग्राम जाती है। डिपेंड करता है कि आप कितनी कंसंट्रेशन वाली दे रहे हैं, ठीक है जनाब। ये जमील साहब, आसान क्वेश्चन आप इन लोगों को बता लेने दीजिए। आपसे मुश्किल सवाल पूछूंगा, मुश्किल सवाल का आप उसकी आसानी नहीं आ रहा है सर। हाँ, एक सेकंड, आप जमील साहब आप रेडी रहें उसके लिए। एक सेकंड जमील साहब, आप रेडी रहें सवाल के लिए। नर्व इंजरी के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो, वो जवाब तुमने देना है, ठीक है। इनको बताने दो ये जवाब। जी, एनीवन आप बताना चाहती हैं? कुरतुलैन जी। इमरान सर नहीं आ रहा सर, एक स्प्रे में कितना ml है, कुछ कोई आइडिया नहीं है सर। कौन सा स्प्रे यूज करें, कितनी क्वांटिटी में स्प्रे कर रहे हैं? 1 to 2 ml होगा अप्रोक्सीमेट। नहीं, इस तरह होगा नहीं, ml तो बहुत ज्यादा है सर। आई थिंक एक पफ में 10 mg तक होगा जी, एक पफ में 10 mg तक होगा। अगर 10 पर एक, आप इसको रफली इसका आंसर वाइवे के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर ये है
कि यू हैव टू चेक इट आउट कि एक ml के अंदर कितने मतलब एक स्प्रे के अंदर कितनी दवाई जा रही है, ठीक है। ये उससे होगा कि अगर मिसाल के तौर पे वो मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर डिपेंड करता है। यूजुअली 10 puffs इज इक्वल टू 1 ml, यूजुअली, ठीक है। यूजुअली 10 puffs इज इक्वल टू 1 ml, तो आप उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सहरिश ने तो सिर्फ 2 पफ करवा के मरीज को बगैर एनेस्थीसिया के ही गार्गल करवा लिए हैं, ठीक है ना। तो 2 पफ्स में तो कोई दवाई नहीं, अगर 10 पफ्स में 1 ml जाएगा तो 1 पफ में कितना गया, कितना ml, मतलब 1 पफ में आप उसको डिवाइड कर लें। अगर 10% है तो 1 मिलीग्राम गया, फिर अगर 10% का वो है, अगर 10% है, नहीं 10 मिलीग्राम गया ना, एक ml के अंदर 100 मिलीग्राम हुआ ना, 10% मींस 100 मिलीग्राम पर ml। तो 1 ml जब आपने दिया है, 1 ml के अंदर 10 पफ हुए हैं, तो 10 पफ में एक पफ में 10 मिलीग्राम हो गया तकरीबन, 10 मिलीग्राम। तो वो तो आप तकरीबन 90 पफ करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि दैट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। तो और दूसरी बात ये कि आपने, क्योंकि वो आपसे प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि ये जो भी वाइवे देने के लिए जाना है वो इस ज़हन में रखें कि जिंदगी में आपने कभी भी नहीं भी की अवेक फाइबर ऑप्टिक, तो डिफिकल्ट एयरवे के सिनेरियो के अंदर आपने, हमारा तो जब मैंने एनेस्थीसिया देना शुरू किया था तो वहां का तो मुझे ये क्वेश्चन याद है, डिफिकल्ट एयरवे ही सक्सामेथोनियम देना है। तो एग्जाम में अगर आपने डिफिकल्ट एयरवे में सक्सामेथोनियम दे दिया तो आप, वो हमारा पिछला होता था यहाँ पे दोस्त हमारा नासिर, वो कहता था 15,000 रेडी कर ले। तो मैं आपको भी वही याद कराऊंगा कि अगर आपने ये सवाल का जवाब दे दिया, डिफिकल्ट एयरवे में सक्सामेथोनियम दे दिया, तो आप अगली दफा की टिकट कटा लीजिएगा, ठीक है। तो डिफिकल्ट एयरवे में एग्जाम में आप लोगों ने हमेशा अवेक फाइबर ऑप्टिक का ही नाम लेना है। अगला काउंटर क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि भाई आपने कभी की है, तो नहीं भी की तो आप एक तो दफा देख लें, ठीक है, वीडियो देख लें, ताकि वहां पे आप सच बोल सकें कि भाई मैंने वीडियोस देखी हैं और मैंने होते हुए देखी है, मैंने खुद से नहीं की, लेकिन आई हैव सीन इट हैपनिंग। तो उसके अंदर वो यही क्वेश्चंस जो होते हैं प्रैक्टिकल, जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, एमसीक्यू में भी बाय द वे यही सवाल ही पूछे जाएंगे, इसी किस्म के ही क्वेश्चन तो आपसे पूछ सकते हैं। और अगला क्वेश्चन ये है कि भाई नर्व्स, इंडिविजुअल नर्व्स के बारे में हमने बात कर ली, इंटीरियर 1/3, पोस्टीरियर 2/3, और उसके बाद जो है above the level of vocal cord, below the level of vocal cord जो है above the level। और सर सॉरी टू इंटरप्ट, एथमाइडल नर्व ऑप्थेल्मिक की ब्रांच है, ऑप्थेल्मिक की ब्रांच है वो, मुझे ठीक है, थैंक्स फॉर करेक्टिंग, वो मुझे याद नहीं था इसलिए मैंने आपको नहीं, मैंने कहा कंफर्म कर लीजिए। और दूसरी बात ये, दूसरी टेक्निक ये है कि आपने इंडिविजुअल नर्व्स या तो ब्लॉक करनी है, तो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व कहाँ से ब्लॉक होती है? सर सुपीरियर लेरेंजियल नर्व वो जो कार्टिलेज है जी, हायर्ड बोन के साइड। सर अभी एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं। से 1 सेंटीमीटर इंफीरियर एंड 2 सेंटीमीटर इंटीरियर, हम 1 to 2 ml of 2% लाइडोकेन देते हैं इसमें, ठीक है। और सुपीरियर ये जो है आपकी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, वो कैसे ब्लॉक करते हैं? सर हम बेसिकली इसको करने के लिए हम पहले टंग को एनेस्थेटाइज करते हैं और उसके बाद टंग को डिस्प्लेस करके विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला, तो द गटर बिटवीन द टंग एंड द गम हम जाते हैं, देयर इज अ कर्ली सैक होता है, उधर हम 0.5 सेंटीमीटर, एक स्पाइनल नीडल जो है उसके अंदर में लोकल होता है, ओनली उसको इंजेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं फॉर 0.5 सेंटीमीटर, और वहां पे एस्पिरेशन के बाद हम 2 to 3 ml ऑफ 2% लाइडोकेन इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक ज़हन में रखें बात कि आम तौर पे वो आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आम तौर पे आप स्प्रे एज यू गो और आप गार्गल्स और इनसे ही काम हो जाएगा अगर, लेकिन आपको ये आना चाहिए क्योंकि ये पूछ सकते हैं। एक ब्लॉक और रहता है, वो अतीक भाई बताएंगे। अतीक भाई एक ब्लॉक और लगाते हैं, वो कौन सा ब्लॉक होता है? सर ट्रांसआर्टेरियल ब्लॉक की बात कर रहे हैं। जी, ट्रांस क्या कहते हैं उसको? ट्रांसलेरेंजियल ब्लॉक है सर। ट्रांसलेरेंजियल या ट्रांसट्रेकियल भी कहते हैं उसको। ट्रांसट्रेकियल कहते हैं, ट्रांसलेरेंजियल ट्रांसट्रेकियल है, ट्रांसट्रेकियल ब्लॉक, ट्रांसलेरेंजियल भी कहते हैं, ट्रांसलेरेंजियल भी कहते हैं, दोनों ठीक है। कैसे करेंगे वो? सर वो क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन को आइडेंटिफाई करके उसको नॉन डोमिनेंट एंड से हम फिक्स करते हैं,
और एक सिरिंज के सामने हम 20 गेज का कैनुला लगा के उसको इंसर्ट करते हैं उससे, और जैसे ही एयर एस्पिरेट होता है एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन ना, हम पेशेंट को कहते हैं डीप एक्सपायर करके ब्रेथ होल्ड करें, तो फिर हम उसको इंजेक्ट कर देते हैं। जब उसको कफ रिफ्लेक्स आता है, साथ में इंस्पायर करता है, तो लोकल जो है ना वो स्प्रेड हो जाता है और फिर वो एनेस्थाइज हो जाता है उसके। ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये सारे जो ब्लॉक्स है ना, ये इतनी तबाही वाले, ये कोई भी नहीं लगाता। आमतौर पे गार्गल्स और स्प्रे एज यू गो ही किया जाता है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये कोई इसको करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये सारा काम कर लिया, अब आप परफॉर्म कैसे करेंगे? ज्यादा बेहतर कौन सा रूट है, नेजल या ओरल? ओरल सही है। नेजल से ज्यादा बेहतर नेजल है। ठीक है। ये आप अगर ओरल करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक प्री रेक्विजिट करना पड़ेगा। वो क्या चीज है? अगर आप ओरल करना चाहते हैं तो अभी तक की बातों में हमने उस चीज का नाम नहीं लिया, वो क्या चीज है? एंटीसेलिकॉक सर? जी नहीं, एंटीसेलिकॉक तो दोनों में चाहिए होगा। उसमें तो फिर आपने लेरेंजोस्कोपी नहीं, उसमें कुछ और। बाइट ब्लॉकर डालना था। वेरी गुड। जब तक बाइट ब्लॉक नहीं करेंगे, तो अगर गलती से ऑपरेशन थिएटर में आ ही गया है किसी की पाकिस्तान के अंदर मिन्नतों मुरादों से, तो वो आप तो एक ही में चिपा लिया ना मरीज ने। मरीज तो उसको मिसवाक समझ के चिपा जाएगा। तो आप बाइट ब्लॉक नहीं डालेंगे तो वो तो गई तबाही, उसके फाइबर्स खत्म हो जाएंगे ना। ठीक है। और एक्चुअली एक और भी ये भी बात होती है कि एंगल ज्यादा बेहतर होता है नेजल के अंदर। ठीक है। वो नेजल के अंदर ज्यादा एंगल बेहतर होता है। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्योंकि पेपर आउट है, ये आप लोगों से वाइवे के अंदर आप लोगों से 99% चांसेस हैं कि डिफिकल्ट एयरवे जरूर पूछा जाएगा, और उसके अंदर कहीं ना किसी पॉइंट पे आपसे ये आएगा। ये टोक्स में भी आ सकता है, ये टोक्स का स्टेशन है, वहां पर इसी किस्म के क्वेश्चन होंगे। नर्व्स कौन सी ब्लॉक करते हैं, कैसे ब्लॉक करते हैं, प्रैक्टिकल कंडक्ट में क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, एंटीसेलेगॉक का क्या रोल होता है, और उसके बाद आपने उसको कैसे यूज करना होता है। ठीक है। बेसिकली यही सारा कुछ जो है ना वो आपको मतलब यानी कि ये एक आप ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन हर सूरत पूछा जाएगा ना। बहुत और शायद ही कोई बंदा ऐसा होगा वाइवे में जहाँ पर डिफिकल्ट एयरवे में इसका जिक्र ना आए। ठीक है। तो एक ये पोर्शन हमारा कवर हो गया। अच्छा, उसके बाद अब आप मुझे ये बताएं कि जो ट्रेकियोस्टमी होती है वो क्या भला है? ट्रेकियोस्टमी तो सर आपने जो ट्रेकियल रिंग है सेकंड थर्ड, वहाँ पे ईटीटी पास करते हैं। ईएनटी वाले मेनली पास कर रहे होते हैं, हम तो इमरजेंसी सिचुएशन में पास करते हैं थ्रू द जो वो ईटीटी पास करते हैं। नहीं सॉरी सर, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब पास करते हैं ना। ओके। हम जो पास करते हैं सर, हम तो वो देखिए, अब आपसे कोई ट्रेकियोस्टमी का सवाल पूछे तो आप ये तो नहीं बताएंगे ना उनको। ये खूबसूरत आंसर नहीं लग रहा कि ट्रेकियोस्टमी या तो इलेक्टिवली की जाती है या इलेक्टिवली की जाती है या इमरजेंसी में की जाती है। इमरजेंसी में। ठीक है। इलेक्टिवली कहाँ की जाती है? फॉर एग्जांपल सीए लेरिंग्स का पेशेंट, वो एक वो पोर्शन है, और एक पोर्शन वो है कि जो ऑलरेडी इंट्यूबेटेड पेशेंट है और उसके अंदर अब आपने करना है, तो वो भी इलेक्टिवली की जाती है। एक इलेक्टिव पोर्शन हो गया और एक इमरजेंसी पोर्शन हो गया। ठीक है। ये उसकी हो गई कंडीशन। दूसरा एक होता है कि एक नीडल जो नीडल के जरिए की जाती है आईसीयू के अंदर। बेसिकली अब आईसीयू में जहां पर भी होती है वही यूज होती है उसमें, और सर्जिकल में कोई खास डिफरेंस नहीं होता। ठीक है। वहां पे आईसीयू के अंदर जो की जाती है वो परक्यूटेनियस ट्रेकियोस्टमी होती है। ठीक है। तो एक्चुअली दैट इज एज गुड एज एनी ट्रेकियोस्टमी। लेकिन अगर वो सर्जन सर्जरी के जरिए कर रहा है, स्कैल्पल के जरिए कर रहा है, तो वो स्कैल्पल क्या नाम है उसको आप कह देंगे सर्जिकल ट्रेकियोस्टमी। लेकिन एक्चुअली बेसिकली उसमें और इसमें कोई बहुत ज्यादा खास डिफरेंस नहीं होता प्रैक्टिकली। ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर अब अगला क्वेश्चन आपसे वो ये पूछेंगे कि भाई ट्रेकियोस्टमी किस लेवल पे की जाती है?
एमसीक्यू में भी ये सेकंड क्वेश्चन आते हैं। जो सर्जिकल ट्रेकियोस्टमी है वो सेकंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग्स में, और जो नीडल क्रिकोथेरेक्टमी है वो तो थायराइड मेम्ब्रेन से। देखें अब आप पहले देखें ना, फिर आप वहीं पे घूम के वहीं पे पहुंच रहे हैं ना। नीडल क्रिकोथेरेक्टमी और चीज है, ट्रेकियोस्टमी और चीज है। वो अच्छा क्रिकोथेरेक्टमी के अंदर क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन को पियर्स करते हैं सर। जी। सर ट्रेकिया रिंग पे करते हैं 2-3 पे सर इंटीरियर। तो फर्स्ट पे क्यों नहीं करते? सर सबग्लोटिक स्टेनोसिस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। वेरी नियर टू ट्रिक, वो नहीं है जो क्रिकोथेराइड मेम्ब्रेन के बिल्कुल ये करीब होता है। Sir, above subglottic stenosis के chances हैं, below is there is chances of bleed of the tracheoinnominate artery. ठीक है, अच्छा ये बात हो गई। अच्छा उसके बाद अब आप मुझे ये बताइए कि क्योंकि आमतौर पे यही सवाल पूछे जाते हैं आमतौर पे ना, अब आप मुझे ये बताएंगे जो ट्रेकियोस्टमी की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है? सर लोकल कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके, एक इमीडिएट है, एक इंटरमीडिएट है और एक लेट है सर। जो इमीडिएट है दैट इज वो जो मैजिस्ट्रेट मैडम ने बताया है, वो इनोमिनेट आर्टरीज की और हेमरेज वगैरह हो गया कोई सर, करीब कोई कार्टिलेज वगैरह हो गया कोई सर, जो करीब हैं फ्रेंड नाव का भी कोई चांस है इसका। और प्लस इसके अलावा सर इसका न्यूमोथोरक्स का भी चांस हो सकता है। सर जो लेट है वो उसमें सबकुटनेस एम्फीज़ीमा इंटरमीडिएट में। इमीडिएट के अंदर और कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती? हो सकती है सर। देखिए न्यूमोथोरक्स भी फौरन हो सकता है ना। सर आपको ब्लीडिंग की किस आर्टरी से हो रहा है अतीक भाई, वो बोलने की आपको जरूरत ही नहीं है। ब्लीडिंग सर हो मैंने सकती है ना? न्यूमोथोरक्स का मैंने बताया सर। ओके फाइन, आप सिर्फ इनैमोरेट करके बोलें। ब्लीडिंग हो सकती है, न्यूमोथोरक्स ब्लीडिंग हो है, सकता है, और न्यूमोथोरक्स हो सकता है। इसके अलावा सर सर्जिकल एम्फीज़ीमा, सर्जिकल एम्फीज़ीमा सर। चले सर्जिकल रप्चर भी तो हो सकता है ना। ट्रेकियल रप्चर हो सकता है, और पीछे भी तो कोई चीज पड़ी है यार, उसका भी नाम ले लें। इसोफेजियल इंजरी नहीं हो सकती? एसोफेगस इंजरी हो सकती है सर। फॉल्स ट्रैक नहीं बन सकता? बिल्कुल आप कहीं और ही पहुंचा दें उसको। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये 4-5 बातें आपने बतानी है, वो देखें मेरी याद रखें। आप बता सही रहे, आपने आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही था, लेकिन वहां पर हर चीज को आपने एंटिसिपेट करना है चीज को ना, कि इसके अंदर क्लासिफाई करने का फायदा होगा या नुकसान होगा। इसमें अगर आपने इमीडिएट और इंटरमीडिएट और लेट किया ना तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। और वो आपसे वो क्लासिफिकेशन बराए क्लासिफिकेशन नहीं चाहता, वो आपसे सिर्फ ये चाहता है कि आप ट्रेकियोस्टमी की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगर उन्होंने आपसे ये सवाल पूछा तो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑटोमेटिकली आप जो इमीडिएट वाली पहले बता रहे हैं और उसके बाद लेट वाली बता रहे हैं, उसके लिए आपको अपना 10 सेकंड्स इस बात को एक्सप्लेन करने में ज़ाया करने की जरूरत नहीं है कि इमीडिएटली ये होता है और लेट ये होता है। वो ऑब्वियस होगा, जब आप बोलना शुरू करेंगे तो वो ऑब्वियस ये बात आ जाएगी। तो उसके बाद जो है इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में ट्रेकियोस्टमी की सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? सर डिसलॉजमेंट है, और जो इसका जो इनर कैनुला है वो बंद हो सकता है सर। ट्रेकियोस्टमी ट्यूब जो है ना वो उसकी वो ब्लॉकेज हो सकती है। सबसे कॉमन ये चीज होती है जो कि मेरे ख्याल है हर हमारे पाकिस्तान में काम करने वाले एनेस्थेटिस्ट ने ये फेस किया होता है कि ट्रेकियोस्टमी के बाद ट्रेकियोस्टमी ब्लॉक हुई और पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया। ठीक है, जब मैं काम करता था तब तो मैंने बहुत दफा देखा था। दैट्स अ वेरी कॉमन हैपनिंग। ठीक है, डिसलॉजमेंट हो गई है, इसलिए कहा जाता है कि उसको कोई चेंज ना करे। ठीक है, अगर सक्शन भी करनी है तो उसकी सक्शन भी केयरफुल सक्शनिंग करनी होती है, ल्यूमन से ज्यादा अंदर डीप ना जाए। ठीक है, तो ये होती है ऑब्स्ट्रक्शन और फॉल्स ट्रैक। और अगर आपने जो गलत जगह पे उसको कर दिया, आपने निकाल लिया और अब आपने उसके म्यूकोजा का डैमेज करके वो कहीं और पहुंच गई, तो दैट्स अ वेरी कॉमन हैपनिंग। ठीक है, तो ये चीज आपने बतानी है। और फिर प्रोलॉन्ग में आपका स्टीनोसिस हो गया है या आपका
जो स्कार फॉर्मेशन हो गया है, वो सारी कुछ जो है वो डिले, ठीक है। वो आपसे एक्चुअली इस सवाल के क्वेश्चन में एक्सपेक्ट ही यही कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और इसके अलावा क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? इसके अलावा कोई चीज है? सर ट्रेकियोसेफेजल फिस्टुला लेट में बनेगा। ट्रेकियोसेफेजल फिस्टुला बन सकता है, ठीक है ना। लेट अगर आपने डैमेज कर दिया और उसके अंदर दरमियान में कम्युनिकेशन हो गया तो फिस्टुला बन सकता है, ठीक है। तो ये उसकी सर इसकी चेंजिंग में भी होता है ना कि कोई प्लास्टिक की है या फिर अगर प्रोलॉन्ग यूज करनी है तो स्टील की डबल ल्यूमेन और सिंगल ल्यूमेन। नहीं, डबल सर ल्यूमेन और उसमें भी सिंगल ल्यूमेन इसमें नहीं होती, वो बेसिकली फेनेस्ट्रेटेड और नॉन फेनेस्ट्रेटेड होती है। जो वो इसकी ट्रेकियोस्टमी की जो जब वीनिंग होती है ना ट्रेकियोस्टमी से, ये उसके अंदर ये चीज आती है, ठीक है ना। राइट सर। जो ट्रेकियोस्टमी से जब वीनिंग करनी होती है तो उस दरमियान में वो फिर उसकी फोनेशन का साउंड होता है, फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब का होता है। वो आमतौर पे वो हमारे से ना आमतौर पे नहीं पूछा जाता, पूछा जा सकता है, लेकिन एक्चुअली इट्स डोमेन हमारा इमरजेंसी चीजों से ज्यादा ताल्लुक, क्योंकि इमरजेंसी में तो कोई फेनेस्ट्रेटेड नहीं डालेगा ना, या डालेगा? जी बिल्कुल सर, उसमें तो वो प्लास्टिक की सिंगल डाई डालते हैं सर। ये सिर्फ होता है कि फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब डला हुआ पेशेंट आपके पास आएगा, फेनेस्ट्रेटेड वाला पेशेंट हमारे पास डला हुआ आएगा, उसकी ऊपर सबग्लॉटिक स्टेनोसिस हो गई होगी, ठीक है। उसको आपने प्रोसीजर करवाना होगा, ये सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। एक पेशेंट की ट्रेकियोस्टमी हुई भी है, फेनेस्ट्रेटेड ट्रेकियोस्टमी डली हुई है और अब उसका सबग्लॉटिक स्टेनोसिस हुआ है, ठीक है। उसका ट्रेकियल स्टेनोसिस हुआ है अबव द लेवल ऑफ दैट। तो वहां पर अब उसको उन्होंने डायलिटेशन करनी होती है, उसके अंदर लेजर को भी यूज करते हैं या उसको ट्रिमिंग करते हैं उसकी जो है वो। तो ये इस तरह का सिनेरियो हो सकता है। उस वक्त आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं उस केस को कंडक्ट कराने के लिए। आप उसमें एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल सकते हैं, आप उस वक्त उसकी ट्यूब को चेंज करके दूसरी ट्यूब आप डाल सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन डू एट दैट टाइम, ठीक है जी सर। तो ये इसकी चीज है, ठीक है। और सर फाइबर ऑप्टिक अवेक फाइबर में सर एक बात पूछनी थी कि उसमें एनपीओ सर होना लाजमी है एक, और सर दूसरा अगर वो कर रहे हैं तो हमारे पास जो इमरजेंसी ट्रॉली है या जीए या टोटल रेंज स्कोप वगैरह वो भी इन हैंड होने चाहिए। इस सवाल का जवाब आप खुद देंगे, क्योंकि आपका ये मेरे दोनों ख्याल में सवालों तो लाजमी है सर एनपीओ भी, और क्योंकि मे बी रेंज ऑफ पावर भी पेशेंट जा सकता है। किसी पेशेंट जिसकी सर्जरी लोकल में भी होनी हो वो एनपीओ के बगैर हो सकता है? नो सर। अच्छा, वो क्या एक पेशेंट जिसको लोकल में भी होना हो या कोई ऐसा प्रोसीजर होना हो तो उसकी इमरजेंसी की ट्रॉली रेडी नहीं होनी चाहिए? जी सर बिल्कुल। तो ये आपने बिल्कुल इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। राइट सर, राइट जी। अच्छा, तो ये है जी अवेक फाइबर ऑप्टिक स्लीप अवेक फाइबर ऑप्टिक इंट्यूबेशन होती है चीज? जी सर होती है। वो क्या चीज है सर? उसमें हम पेशेंट को जो है ना उसको इस तरह सेडेट करते हैं कि पेशेंट जो है ना उसकी वेंटिलेशन मेंटेन रहती है और पेशेंट जो है वो जो है ना इज सेडेटेड व्हाइल मेंटेनिंग। कौन सी दवाइयाँ इसके अंदर? इसमें हम रेमिफेंटेनिल यूज कर सकते हैं करते हैं, और इसके अलावा हम सर डेक्स भी कर सकते हैं, डेक्समेडिटोमेडिन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी इंडिकेशन बहुत महदूद किस्म की रहेंगी। ये अगर आपसे वैसे पूछें तो आप उसमें ये कहेंगे कि माइल्ड सेडेशन अगर ऐसी कंडीशन है कि जिसमें, तो आपने ऐसी दवाई देनी है जिसमें पेशेंट प्रेफरेबली एपनिया में ना जाए, तो डेक्समेडिटोमेडिन से भी हो जाएगा, रेमिफेंटेनिल से गो के एपनिया हो सकता है, लेकिन लो डोज में आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद जो डिफिकल्ट एयरवे के लिए कौन कौन सा इक्विपमेंट होता है? डिफिकल्ट एयरवे के लिए पूरी डिफिकल्ट एयरवे ट्रॉली होती है, उसमें एलएमए, बुजी, सिलेट, लेरेंजोस्कोपिक ब्लेड्स और मैकॉय लेरेंजोस्कोप,
और अम्बू बैग, मास्क, सब कुछ होता है सर। रेंजोस्कोप, इसके अलावा फाइबर ऑप्टिक है, और साथ इसके अलावा फाइबर जो ना ऑप्टिक प्लान ए, अच्छा। प्लान बी और प्लान सी की तरफ होकर जाते ये होते हैं। 10A 10B क्या चीज है? प्लान ए में सर आप जो प्रिएम्प्ट कर रहे होते हैं वो इक्विपमेंट जिसमें खाली रेंजोस्कोप, प्लान बी में आप के पास मौजूद होना चाहिए, आपके पास जेल होना चाहिए और इंटीग्रेटिंग एलएमए होना चाहिए। और वो तो सर अगर जब डिफिकल्ट इंट्यूबेशन आ जाए फिर आप प्लान बी डिस्कस करेंगे अच्छा, ना। आप लोगों में से किसी ने ओरोफ्रेंजियल या नेजोफ्रेंजियल एयरवे का नाम लिया? नहीं सर, ये बनता है नाम के नहीं? बनता है सर। मुश्किल चीजों में चले जाते हैं, आसान चीजों को भूल जाते हैं। अम्बू बैग का किसी ने नाम लिया? ब्रूटल एयरवे, अम्बू बैग का मैंने लिया है सर। अच्छा, ओके, मैं अम्बू मिस कर बैग गया। का। अम्बू बैग इज वाइटल। ठीक है, अम्बू बैग, नेजोफ्रेंजियल एयरवे, ओरोफ्रेंजियल एयरवे, फिर आप सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइसेस की तरफ चले जाएं और फिर आप डिफरेंट साइज ऑफ डिफरेंट लेरिंगोस्कोप्स और वीडियो लेरिंगोस्कोप, ग्लाइडोस्कोप, ठीक है, बूजीज, स्टिलेट, ठीक है। तो इनके बूजी और स्टिलेट में क्या फर्क होता है? सर स्टिलेट में आप जो ईटीटी ट्यूब है वो उसी के स्टिलेट उसमें डाल देते हैं, फिर आप उसी के साथ ही इंटूबेट कर रहे होते हैं। बूजी में आपने सिर्फ पहले बूजी डालनी है, फिर उसके ऊपर आपने रेल रोड करके ईटीटी डालनी होती है। नहीं, मतलब बूजी और स्टिलेट में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? सर बूजी वो जो है ना गम सर वो होती है और वो दूसरा वो सिलिकॉन की बनी होती है। सर साइज का भी डिफरेंस आता लेकिन है ना, साइज का डिफरेंस होता है और वो स्टिलेट हार्ड होता है, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। ये आंसर है। स्टिलेट यूजुअली हार्ड होता है, बूजी फ्लेक्सिबल होती है ना, बूजी सॉफ्ट होती है। बूजी से आपने इंजरी नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि आप जो स्टिलेट है वो तो आपने एंडोट्रेकियल ट्यूब को एक स्पेसिफिक शेप देनी है। आप उसको वैसे नॉर्मल उसमें नहीं जा रही तो आप उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा मैनिपुलेट करके उस शेप को उस तरह करके करने के लिए होती है, ठीक है। लेकिन बूजीज को मैनिपुलेट करना कई दफा किताबों में तो बहुत लिखा हुआ है, लेकिन बूजीज को मैनिपुलेट करना कोई इतना आसान काम नहीं होता। बूजीज क्योंकि वो मुड़ती नहीं है, आप उसको एंगल, ऐसे एंगल में अगर आपकी लेरिंगोस्कोपी में सही नहीं एंगल हो रहा ना तो फिर बूजी भी नहीं जाएगी, ठीक है। इन्होंने तो बूजी को भी टेढ़ा किया हुआ होता है। नहीं, वो होता है, गरम वो करके टेढ़ा कर देते। मतलब वो हो सकता है। देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को कई दफा मैं बहुत सारी बातें ना ऑनलाइन बता देता हूँ हंसाने के लिए। आपको पता है, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता था आज से 13-14 साल पहले। फर्स्ट ईयर रेजिडेंट जब मैं था तब से मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो उस जमाने में इतने पैसे तो नहीं होते थे कि मैं जाके स्टाइलेट खरीदूं। तो आपको पता है मैंने क्या चीज रखी? गैस करें मेरे पास क्या चीज होगी इसी पर्पज के लिए? राबिया, आप गैस करो, आपका गैस। हाँ, मैं बताती हूँ सर, आपके पास हैंगर होगा। वेरी गुड। मैंने हैंगर रखा हुआ था, लिटरली। वो जो स्टील वाला हैंगर होता है, मैंने स्टील वाला हैंगर अपने पास रखा हुआ था कि अगर किसी ऐसे हॉस्पिटल में गया जहाँ पे स्टिलेट भी नहीं हुआ तो अपना हैंगर पकड़ के उसको मोड़ लूंगा मैं, ठीक है। देखिए, मैं आपको जानती हूँ सर बहुत अच्छे। चलें, बहरहाल दिस इज जस्ट फॉर फन। अच्छा, अब हम थोड़ा सा बाकी एयरवे की चीजों को जल्दी कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। जो फेस मास्क होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? सर एक तो वो क्लियर फेस मास्क होता है, एक जो जिससे विजन क्लियर नहीं होता है, जिससे आप देख नहीं सक रहे होते हो। हडसन मास्क है सर, एक हडसन मास्क है। हडसन मास्क क्या चीज होती है? जो सर वो काला वाला जो मास्क होता है जिसमें सर वो कर लेते होते हैं। और एक बच्चों का एक मास्क है जिसमें से आगे से क्लिप्स लगे होते हैं सर। ऐसे तो सर टाइप तो बहुत हैं, लेकिन मेन जो डिफरेंस है वो मेरे ख्याल से यही है कि एक आप विजुअलाइज कर सकते हो एयरवे को, एक से आप विजुअलाइज नहीं कर सकते। जो छोटे बच्चों में जो एक उन्होंने मास्क होता है ना, वो डिफरेंट सी शेप का होता है, उसका क्या नाम होता है? I think a Randall Baker, something like that.
तो वो मुझे उसका नाम भूल गया एकदम से, उसका नाम क्या होता है, चले एनीवेज अभी वो नाम याद आ जाता है, नाम याद आ जाता है तो वो नाम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, उसके उसके बाद जो है, जो डार्क कलर का फेस मास्क होता है और जो क्लियर मास्क होता है, उनमें एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक डिफरेंस क्या होता है, क्या एडवांटेज होता है? सेफ्टी एडवांटेज ये सर, जो क्लियर होगा, अगर कोई उसके माउथ में एयरवे में कोई सिक्रीशन होगी वो जाहिर हो जाएंगी, जो क्लियर नहीं होता। हाँ जो मतलब क्लियर नहीं होता उसमें वो। हाँ, वो जो प्लेन होगा ना, जो प्लेन जो ब्लैक होगा, उससे आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपने टाइटली उसको पकड़ा हुआ है तो उससे आपको पता नहीं चलेगा। दूसरे जो होते हैं ना, जो आजकल उसी में क्वालिटी होती है, उसके अंदर ना परफ्यूम्ड होते हैं वो। ठीक है, तो उसके अंदर वो बच्चों के लिए लेमन फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, तो वो ज़्यादा वो होते हैं, एक्सेप्टेबल होते हैं, जो क्लियर होते हैं। और उसके अंदर ये फेस मास्क के बारे में एक दो बातें। अच्छा, जो नेजोफ्रेंजियल एयरवे और ओरोफ्रेंजियल एयरवे के अंदर ना, वैसे तो ये जिन्होंने ACLS BLS किया होता है उनको वहाँ सिखाया जाता है, लेकिन ये कैसे मेजर करते हैं साइज इसका? सर मैंडिबल से ट्रेगस ऑफ फिंगर से मैंडिबल, एंगल ऑफ मैंडिबल तक। नहीं, अभी पहला जो पहले कोई एक पहले फैसला कर लेना किसका बता रहा है, ओरोफ्रेंजियल का कौन? सर नेज़ोफेरिंजियल वाला सर ट्रिगर से लेके सर उस तक वो होता है सर, और जो मैंडिबल वाला होता है सर, वो उसके एंगल ऑफ द माउथ से मैंडिबल तक वो जो करते होते हैं वो गुडल एयरवे। अच्छा, और दूसरा वाला जो ट्रिगस वाला है, वो ट्रिगस से लेके सर वो एंगल ऑफ द माउथ तक करते हैं सर, ये वो नेजल एयरवे है सर। नहीं, ये नेजल एयरवे नहीं है। एंगल ऑफ माउथ तक जो करते हैं वो तो ओरोफ्रेंजियल होता है। तो ट्रिगर से लेके सर फिर मैंडिबल तक, एंगल ऑफ द मैंडिबल तक, ये वो नेजल एयरवे है। एंगल ऑफ मैंडिबल तक मे बी सर, मे बी आई नॉस्ट्रल तक करते हैं, नेजल एले जो होते हैं साइड पे वहां। नॉस्ट्रल तक नेजल इधर पिन्ना से नहीं करते सर, एयर पिन्ना से देखो। देखिए, अब ये बहुत जो आसान size- सवाल है, ये बहुत आसान सवाल है, आप इसमें मिस कर रहे हैं। ये टोक्स में स्टेशन आ सकता है। ठीक है, वो आपसे डिफरेंट साइज ऑफ एयरवे पड़े होंगे, वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसका आप ऐसे अप्रोप्रिएटली साइज कैसे मेजर करेंगे। तो मेरे ख्याल से जो होता है ना, ये टिप ऑफ नोज तक का होता है उसके अंदर, नेजोफ्रेंजियल के अंदर। अच्छा, और कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है जो आपकी नेजल इंटुबेशन में आपको उसकी जरूरत होती है, वो क्या चीज होती है? नेजल इंटुबेशन में भी यूज होता है और आपकी थ्रोट पैक रखने में भी यूज होता है। मैगल फोर्सेप्स। मैगल फोर्सेप, ठीक है। अच्छा, मैगल फोर्सेप को में के रेफरेंस से भी और थ्रोट पैक के रेफरेंस से भी बात कर लेते हैं। थ्रोट पैक के क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? थ्रोट पैक में सर, अगर आप थ्रोट पैक में रिमूव ना किया वहाँ पे, जैसे अमूमन ये होता है कि सर आप जब भी कोई केस करते होते हैं तो उसको नाम लिखते होते हैं, इसकी फॉरवर्ड के ऊपर TP ना थ्रोट पैक, उसको फिर जब रिमूव करते हैं और इसका थ्रोट पैक जब रखते होते हैं, इसको थोड़ा सा सिरा बाहर रखते होते हैं, ताकि आप जब भी हो आपको याद हो और उसको उसके चिपकाते होते हैं इसके साथ, ताकि जब आप थ्रोट पैक रिमूव करें तो कंप्लीटली रिमूव कर लें सर। और एक ही जिसने जिसने रखा होता है वही रिमूव करता होता है, एरिया एनेस्थेटिस्ट रिमूव करता होता है। और दूसरी इसमें जो अगर वो टॉन्सिल्स कर रहे होते हैं तो वो या कोई और इसकी सर्जरी है, लारिंक्स से नीचे की सर्जरी है, या माउथ से टंग के नीचे की सर्जरी है, तो वो रखते होते हैं, वो ENT वाले रखते होते हैं सर। तो सर वो रिमूव करने से, अगर आप रिमूव ना किया तो जाके देखिए, मेरी बात सुने अतीक भाई, ये सब बातें बताने की आपको कोई जरूरत नहीं है कि ENT वाले रखते हैं या कौन रखते हैं। जब अगर आपसे थ्रोट पैक के रेफरेंस से पूछेंगे ना, तो आप सही बात बता रहे हैं। थ्रोट पैक के रेफरेंस से एक तो बात ये है कि जो थ्रोट पैक है वो ऐसे मटेरियल का होना चाहिए कि जो ट्रोमेटिक ना हो। ठीक है, वो ऐसा सॉफ्ट मटेरियल होना चाहिए कि जो म्यूकोजा को ट्रॉमा ना करे। एक बात, उसको प्रॉपरली सोक करके करना है। ठीक है, उसका अप्रोप्रिएट साइज हो, यानी कि आप उसको ओवर थ्रोट पैक ना करें।
और अंडर विजन डालें और बहुत केयरफुली डालें कि कोई उस टाइम पे डालते हुए आप स्ट्रक्चर्स को डैमेज ना करें, ठीक है। और उसके बाद आपने डाल के उसके बाद उसका एक्सरे को बाहर रख दें और अनाउंस कर दें कि भाई थ्रोट पैक इन, ठीक है। और उसके बाद जो रिमूव करना है ये ENT वाले की जिम्मेदारी नहीं है, वाइवे के अंदर ये बात आपको कहने की जरूरत नहीं है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस यू हैव टू रिमूव इट, ठीक है। तो ये अगर वो कोई किसी हॉस्पिटल में ENT वाले डालते भी हैं तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर आपसे वो आप इसका जिक्र आता है ना, तो आपने थ्रोट पैक के रेफरेंस से आपने अपने ऊपर ही बात करनी है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। थ्रोट पैक का जो मटेरियल होता है वो उसमें एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए, अगर वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर रहा तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि वो आपसे ये क्योंकि ये एक ज़माने में FRCA के अंदर ये थ्रोट पैक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप रिमूव करना भूल गए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ओके। और चोकिंग हो सकती है, चोकिंग ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है सर इसमें। ब्रोंकोस्पैज्म तो वो तो किसी भी वक्त वो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, ठीक है। और इनहेलेशन, अगर ये छोटा थ्रोट पैक है, थ्रोट पैक मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं ना, तो इसलिए अगर कोई शॉर्ट थ्रोट पैक है तो इनहेल आराम से हो सकता है, इनहेल भी हो सकता है और वो क्या उसको कहते हैं इंजेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो थ्रोट पैक होना चाहिए, यही मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था कैरेक्टर के हिसाब से कि उसके अंदर रेडियो पैक शेडो होना चाहिए उसके अंदर, ताकि अगर वो कहीं इनहेल हो जाए या इंजेस्ट हो जाए या रह जाए तो आपको आइडेंटिफाई हो जाए, ठीक है। तो थ्रोट पैक के बारे में ये चंद बातें हैं जो थी। मैकगिल का भी यही है कि देखें, मैकगिल को आपने ध्यान से यूज करना है, और एक बात ये है कि मैकगिल डिफरेंट साइज के होते हैं, और मैकगिल को जब आपने विड्रॉ करना है तो आप उसको ओपन करके विड्रॉ करेंगे, नहीं तो वो फिर जो आपने डाला है वो फिर बाहर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अक्सर औकात लोग बंद डालते हैं और फिर बंद ओपन नहीं करते, ओपन किए बगैर ही उसको बाहर खींचते हैं, तो वो उससे बाहर आ जाती हैं चीजें। तो ये चीज, और मैकगिल आपको NG ट्यूब में भी हेल्प दे सकता है, आपको बूजीज की प्लेसमेंट में भी हेल्प कर सकता है, आपकी जो नेजल इंटुबेशन होती है उसमें भी हेल्प कर सकता है। एक आपने इसमें ध्यान रखनी है, ये शायद बात आपसे कोई ना पूछे, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि जो मैकगिल को जब आप पकड़ते हैं खास तौर पे नेजोट्रेकल इंटुबेशन में, तो आपने अवे फ्रॉम बैलून पकड़ना होता है, क्योंकि इट्स अ कॉमन हैपनिंग कि आपने इंटुबेशन बड़ी मुश्किल से नेजल की और जब आप एयर पढ़ रहे हैं तो वो एयर ही नहीं जा रही, क्योंकि जब आपने उसको पकड़ के पुश किया था तो आपने उसको बैलून से पकड़ा था और बैलून आपने रप्चर कर दिया, ठीक है। तो मैकगिल के यूज के अंदर एक ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है सर। इस मैकगिल में सर एक और चीज भी है सर, जब वो हम मैकगिल को इस्तेमाल करते हैं तो नीचे से वो फ्लोर ऑफ द माउथ के पास पड़ा होता है, जैसे ही मैकगिल को हम खोलते हैं तो वहाँ पे इसके साथ टिश्यू भी आ जाता है, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। हाँ, मतलब बेसिकली इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जब भी उसको पुल आउट करना है तो आपने उसको ओपन करके पुल आउट करना है, नहीं तो जो भी चीज होगी वो उसके साथ ही खिंचती हुई बाहर आ जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये इसकी चीज है। एयरवे के का साइज का कंफर्म कर लें, ओरल का तो मुझे कंफर्म है, नेजल का मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई है, तो ये आप नेजल की साइज का कंफर्मेशन कर लें। ये बहुत एम्बैरेसिंग मुझे लग रहा है, भूल गए, लेकिन ये है कि ये आपको पता होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि नेजल टिप तक ही करते होंगे, बहरहाल ये देख लें आप, ठीक है। अच्छा, जो नेजल जो होती है, ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप दे रहा हूँ कि अगर आपने नेजल इंट्यूबेशन की है, ठीक है, अगर आपने नेजल इंट्यूबेशन की है और आप जैसे मिसाल के तौर पे जो फेशियो मैक्सिलरी सर्जरी करवाते हैं, तो फेशियो मैक्सिलरी सर्जरी के अंदर अक्सर वो माउथ को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, तो उसको लॉक कर देते हैं। तो वो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर ये प्रैक्टिकल भी बात है, एक तो ये कि आपके पास कटर होना चाहिए, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अगर आप आपके सेटअप में आपकी जगह पे अगर नेजोफ्रेंजियल एयरवे अवेलेबल नहीं है, तो आप जो आपकी एंडोट्रेकल ट्यूब है ना, उसी को ही आप नेजोफ्रेंजियल एयरवे के तौर पे यूज कर सकते हैं। आप उसको विड्रॉ करके उसको नेजोफेरिक्स में छोड़ दें और उसको ट्यूब को आगे से काट के उसके एंड पे आप वो स्टॉपर लगा दें ताकि वो निकले ना। तो आप एक्चुअली यू कैन यूज द सेम ट्रॉमा
मेरे हमारे यहाँ पे तो अवेलेबल भी होता है, लेकिन मैं अक्सर अगर मुझे कोई डाउट हो ना तो मैं चाहता हूँ तो मैं उसी को छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए ट्यूब को, ठीक है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका वो पेटेंट भी रहता है और आपको एक्स्ट्रा आप ट्रॉमा भी नहीं करते, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए एलएमए। तो डिफरेंट साइज ऑफ एलएमए को आपको वो जो चार्ट है ना वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको ज़बानी भी याद होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे साइज को आप आइडेंटिफाई करते हैं एलएमए को, याद है किसी को? सर इसके साइजेस हैं 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। इसके वेट के हिसाब से देते हैं सर, जो हमने रट्टा मारा हुआ है सर। जी जी। तो जो वो आपको याद होना चाहिए, वो रट्टा ही छोटे बच्चों के लिए 5 less than 5 1 होगा, 5 to 10 1.5 है, 10 to 22 है, 20 to 32 1.5 है, फिर 30 to 50 जो है वो 3 है, ठीक है। और जो है वो 4 to 5 50 to 70 kg के लिए, और मोर देन 70 के लिए 5 नंबर है यूजुअली, ठीक है। और एडल्ट में या यूजुअली जो है ना वो 4 का दोनों में ही डल जाता है आमतौर पे। 5 आपका बड़ा पेशेंट हो तो उसमें डलेगा, और 3 जो है अगर कोई स्मॉल साइज की फीमेल है जिसका वजन कम है, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो मुझे खुद याद नहीं है सही तरीके से, फर्स्ट जनरेशन एलएमए और सेकंड जनरेशन एलएमए कौन कौन से होते हैं? जी, कोई आइडिया नहीं। कोई बंदा बताए। जमील साहब आप बताइए, आप जो क्वेश्चन बाकियों को नहीं आता ना वो तुमको बताना होता है। सर काइंडली क्वेश्चन नहीं समझ आया। फर्स्ट जनरेशन एलएमए और सेकंड जनरेशन एलएमए। जी राबिया, अदीक भाई, कोई बताए। जो सर फर्स्ट जनरेशन एलएमए है ना, ठीक है, वो तो सिंपल एमएनए है, एलएमए है, जिसमें कह सकते हैं कि ना सक्शन हो सकती है ना उसके थ्रू आप कोई ट्यूब डाल सकती है, ठीक है। और जो सेकंड जनरेशन है, ठीक है, इसमें जो है ना वो है एक तो जो है ना वो उसके थ्रू जो आगे जो उसका है ना इसमें एलएमए के, ना इंटुबेशन भी हो सकती है और इससे सक्शन भी हो हाँ, सकती है, तो टिप सेकंड टिप पे जो है जनरेशन ना उन्होंने होल रखा हुआ जिससे आपके जो है ना वो सक्शन कर सकती हैं, ठीक है। और दूसरा वो है कि इसके थ्रू आप जो है ना इंटुबेशन भी हो सकती है। अच्छा, अब आप मुझे वो होती है ना अलग अलग आप बताइए कि जो सिंपल जो क्लासिक एलएमए है वो फर्स्ट जनरेशन है, जी सर। ठीक है। जी, जो क्लासिक है उसमें सिर्फ आपने डालना है, उसके बाद एयर उसमें इन्फ्लेट करनी है और वो उसने पैक कर देना है लेयर ऑफ इंक्स जो है। जो आपका है क्या नाम है, प्रोसील एलएमए वो प्रोसील और सुप्रीम और आईजेल जो सेकंड जनरेशन है सर। प्रोसील, सुप्रीम और आईजेल। और आईजेल सेकंड जनरेशन में। अच्छा, तो फर्स्ट जनरेशन की कोई और एग्जांपल? अच्छा, एक इसके अंदर ना एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि जो एलएमए जो होता है जो रीयूजेबल होता है वो कितनी दफा उसको किया जा सकता है, पता नहीं 22 दफा होता है या 23 दफा, समथिंग लाइक दैट। किसी को याद है वो? ये उस जमाने में एमसीक्यू का क्वेश्चन था ये। 10 दफा होता है सर। नहीं, ये अच्छा, एनीवेज। अच्छा, इसके बाद जो अगला जो है क्वेश्चन वो ये है कि मतलब लाइक ये कि एलएमए के क्या एडवांटेजेस क्या होते हैं? सर एलएमए में मसल रिलैक्सेशन की कोई जरूरत नहीं है, आप स्पॉन्टेनियस पे देखें, मेरी बात सुनिए, ये आपका आंसर बिल्कुल गलत है, ये आपका बिल्कुल गलत आंसर है। और अब आप बताएं कि क्यों।
LMA में मसल रिलैक्सेंट क्यों नहीं देने की जरूरत होती? सर इस पे आप लोकल लगा के वो जो पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल है ये सेलिंग पॉइंट तो नहीं ना। अगर आपसे LMA का कोई एडवांटेज पूछ रहा है तो आप ये एडवांटेज बताना चाहिए। ये एडवांटेज है बाय द वे, मसल रिलैक्सेंट देने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तो कोई नहीं ना। आप उसका जो बेहतर जो खूबसूरत बात है वो बताइए, सोचें जरा एक लम्हे के लिए इस क्वेश्चन को। मैंने आपको एयरवे के लिए मोस्टली यूज करते हैं। डिफिकल्ट एयरवे के लिए एयरवे मैनिपुलेशन के हैं मेरे ख्याल में सर रिएक्टिव एयरवे के लिए ज्यादा बेटर रहता है। नहीं, वो भी रिएक्टिव एयरवे के अंदर एक सेकंड वापस आएंगे वही भाई, किधर गए? गैलेक्सी सर ये मैं हूँ। हाँ जी, गैलेक्सी A10s। आप, मुझे लग रहा है आप अपने मोबाइल की पब्लिसिटी कर रहे हैं। आप अपना नहीं नाम, सर ये मैं नाम नहीं मिटा सक रहा हूँ ना। हाँ, मैं नाम मिटाता हूँ। तो मुझे लग रहा है आपको गैलेक्सी A10s वालों ने पैसे दिए के साथ साथ हमारे मोबाइल की पब्लिसिटी करते रहे। ठीक है, अच्छा नहीं, नहीं सर इसका नाम नहीं मिटा सक रहा हूँ। LMA का जो पहला डिफरेंस है ना वो होता है कि ये हीमोडायनेमिक स्ट्रेस जो होता है ना वो रिस्पॉन्स कम होता है। ठीक है, रिलेटिवली कम एयरवे मैनिपुलेशन होती है। तो इसमें जिस तरह आसिम भाई ने बताया था कि ब्रोंकोस्पैज्म होने के रिलेटिवली कम चांसेस होते हैं। गो के लेरिंगोस्पैज्म, क्या LMA के मौजूदगी में लेरिंगोस्पैज्म हो सकता है? यस सर, हो सकता है बिल्कुल क्योंकि वो सुप्राग्लॉटिक है ना। तो LMA की मौजूदगी में भी ब्रोंकोस्पैज्म के चांसेस इसलिए कम होंगे कि आप वहां तक पहुंच नहीं रहे, तो रिलेटिवली चांसेस कम होंगे। एयरवे मैनिपुलेशन के चांसेस कम है तो रिफ्लेक्सेस कम होंगे चांसेस। लेकिन जो मसल रिलैक्सेंट है ना, ये दैट इज नॉट मैंडेटरी। उसकी वजह ये है कि क्या एंडोट्रेकियल इंटुबेशन और एंडोट्रेकियल इंटुबेशन के साथ एनेस्थीसिया देने के लिए मसल रिलैक्सेंट मैंडेटरी है? जी, सऊदीया वाले नहीं जवाब देंगे, ये सऊदीया वालों को ये, हाँ जी ठीक है। मसल रिलैक्सेंट इज नॉट मैंडेटरी। पाकिस्तान के अंदर तो ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता, लेकिन जो अच्छे ओपियाइड्स हैं या अच्छी मेडिसिन हैं, अब उसका एक टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। डेक्समेडिटोमेडीन इज वन ऑफ द टेस्ट। आप डेक्समेडिटोमेडीन की इन्फ्यूजन आप चला के रखें और आप अच्छा इनहेलेशनल एजेंट का आप अच्छा मैक रखें मरीज को, आपको मसल रिलैक्सेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, रेमीफेंटेनिल अगर अवेलेबल हो, या इवन फेंटेनिल से भी बहुत बेहतर हो जाता है, लेकिन रेमीफेंटेनिल हो तो हम लोगों ने यहाँ पे 15-15 घंटे की सर्जरीज करवाई, ऐसी सर्जरीज के जिसके अंदर नर्व मॉनिटरिंग की जाए। लाइक कौन सी सर्जरीज होती है जिनमें नर्व की मॉनिटरिंग की जाती है? सॉरी, पैरोटिड ग्लैंड की सर्जरी, पैरोटिड ग्लैंड और सर्जरी और स्पाइनल सर्जरी। ओके, और मेस्टोडेक्टमी जो है, मेस्टोडेक्टमी एयर ओके, और पैरोटिड सर्जरी। पैरोटिड बता दिया उन्होंने। कोई न्यूरो सर्जरीज भी स्पेसिफिक होती है ना, जिनमें जहां पर भी न्यूरो मॉनिटरिंग या नर्व मॉनिटरिंग, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। नर्व मॉनिटरिंग और न्यूरो मॉनिटरिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। नर्व मॉनिटरिंग वो आइसोलेटेड उस जगह की जाती है, और जो न्यूरो मॉनिटरिंग होती है वो पूरे जनरलाइज्ड इवोक पोटेंशियल्स के जरिए की जाती है, जिसमें सेंसरी, मोटर और बिस लेवल और EEG, वो सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं। एक न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट होता है जो स्पेसिफिक जिसका जिम्मेदारी होती है, और वो ये काम कर रहा होता है। ठीक है, जो नर्व मॉनिटरिंग होती है वो इंडिविजुअल होती है, वो इंडिविजुअल वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगा के कर रहे होते हैं। थायराइड सर्जरी के लिए एक स्पेसिफिक एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रोड के जरिए वो उसका स्क्रीन के ऊपर उसका स्टिमुलस समथिंग लाइक दैट होता है कि जिससे वो पता लग रहा होता है कि भाई वोकल कॉर्ड स्टिमुलेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये उसका होता है। तो LMA के लिए या एंडोट्रेकियल ट्यूब के लिए मसल रिलैक्सेशन का होना या ना होना इससे लिंक नहीं है। हीमोडायनामिक स्ट्रेस लेस, आप ये कह लें कि आपको रिलेटिवली लेस लेवल ऑफ एनेस्थीसिया चाहिए एज कंपेयर टू एंडोट्रेकियल इंटुबेशन। ठीक है, स्ट्रेस कम है शॉर्ट प्रोसीजर्स के लिए। अच्छा, अब इसकी प्रॉब्लम क्या होती है LMA की? अब कोई प्रॉब्लम्स बताए, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद LMA? सर एस्पिरेशन वगैरह हो गया, एस्पिरेशन हो सकती है सर, और इसके सॉफ्ट पैलेट का डैमेज हो सकता है सर, और लिंगुअल इंजरी हो सकती है। इंजरी हो गई ना, वो तो आप इंजरी बता दिया, तो इंजरी में एक चीज इंजरी हो गई, एस्पिरेशन हो सकती है, 2 हो गई,
सर Scoliosis, भी हो सकता है, लाइक nerve injury ग्लॉसोफेरेंजियल किनाज इंजरी होती है सर। अब सारी पेटेंट ऐसा एयरवे करें, नहीं, एक नर्व इंजरी को लेके बैठे रहे। और इसके अलावा बताइए। पेटेंट एयरवे नहीं है, किसी को डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग मूवमेंट में। और दूसरा ये है कि स्पेसिफिक पोजीशन में आप इसमें किसी में नहीं दे सकते, जैसे कि ट्रेंडनबर्ग में, ठीक है, जब या कोई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है जिसमें एयरवे प्रेशर ज्यादा हो, ठीक है, ये तो उसमें भी जो है ना रिकमेंडेड नहीं है। इसमें आपको एयरवे प्रेशर्स की प्रॉब्लम हो सकती है, डिसलॉजमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, एस्पिरेशन हो सकता है, और एयरवे रिफ्लेक्सेस आ सकते हैं। वाटर के जो है ना वो डेफिनेट एयरवे भी तो नहीं होता ना सर। उस तक रिकमेंडेड है। प्लस इंजरी, ठीक है, प्लस इंजरी। क्या कह रहे हो आप नादिर? सर मैं कह रहा हूँ कि इसमें डेफिनेट एयरवे भी तो सर नहीं होता ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है सर एलएमए का। हाँ जी। अच्छा, तो ये सारी बातें हैं जो आपको मोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए। एस्पिरेशन, डिसलॉजमेंट, एयरवे प्रेशर्स, इंजरी, मेल पोजीशन, ठीक है, और एरोफेजिया। इसमें भी अगर आपने थोड़ा सा भी प्रेशर बढ़ाया तो एरोफेजिया होता रहेगा, ठीक है। और एरोफेजिया से जरूरी नहीं है कि एस्पिरेशन ही हो जाए। एरोफेजिया की वजह से एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाएगा तो आपकी वेंटिलेशन भी हैम्पर हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसमें प्रॉब्लम्स इन वेंटिलेशन आपको फेस करनी पड़ सकती है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि क्या और सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइसेस होते हैं एलएमए और आईजेल के अलावा? सर किंग लेरेंजियल ट्यूब और आईजेल है सर, आईजेल कॉम्बी ट्यूब भी होती है सर। कॉम्बी ट्यूब सुप्राग्लॉटिक है? ओह सॉरी, नहीं सर। सर आईजेल एयरवे भी है सर। यार आईजेल तो बता दिया ना, आगे। अच्छा, इसके अलावा सर जमील साहब आप बताइए ना, जहां पर भी सोचने वाला सवाल होता है उसमें जमील नहीं जवाब देता। सर इंटुबेटिंग एलएमए डॉक्टर बहुत सारे हुमैरा, बता दी ना, इंटुबेटिक, वो तो एलएमए की तो बात हो गई है ना। इसके अलावा वो एलएमए नहीं होगी ना सर। ओरोफ्रेंजियल एयरवे और नेजोफ्रेंजियल एयरवे भी सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस है। एक होता है कोपा। कोपा का नाम सुने? सर कोबरा या कोबा? सर कंबाइन और वो है जी नहीं, ये कोबरा है सर, कोबरा। अरे नहीं भाई, आप अकेले बैठ के ना बैकी बातें करने शुरू हो गए। नहीं सर, कोबरा है सर, कोबरा है, कोबरा पेरिलेरेंजियल एयरवे सर। नहीं बहरहाल मैंने कोबरा नहीं बोला भाई, मैं कोपा मैंने बोला है। काफ्ट ओरोफ्रेंजियल एयरवे, ठीक है। अच्छा, काफ्ट ओरोफ्रेंजियल एयरवे होता है, इसमें इसकी प्लेसमेंट ज्यादा बेहतर होती है, होता वो एयरवे ही है। वो समझ ले कि कॉम्बी की जो है ना सिंगल फॉर्म है, जिसमें सिर्फ एक ही आगे ल्यूमन होता है, पीछे बड़ा जो है ना बलून होता है जो एरोफेरिंग्स को जो है ना कवर कर देता है। बिल्कुल ठीक है जी। और ये भी कोई जो किसी ने पहले जमाने की मॉर्गन के अंदर तो ये सवाल के आंसर लिखा हुआ था, पता नहीं अब मुझे याद नहीं है। ये जो मैंने पूछा था ना आपसे कि एलएमए को कितनी दफा स्टेरिलाइज किया जा सकता है। अच्छा, एनीवेज ये अच्छा, ये वो उसमें जो इक्विपमेंट वाली है ना सर, उसमें हो सकता मिल जाए, मगर ये कि आपको पता है कि आजकल तो मोस्टली जो है ना वो सिंगल यूज ही करते हैं, ठीक है। या फिर चलो इसकी जिस तरह से वो जानी कहते हैं ना कि आप 4 सब्जियां बचाएं जिसमें गोश्त डाल सकते हैं, तो वो कहता है पैसे हो तो सारी सब्जियों में गोश्त डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से एलएम में भी जो है ना सर, वो यहाँ पे तो आपको आईजेल भी डिस्पोजेबल यूज करते हैं, और डिपेंड अपॉन द कंडीशन, क्योंकि इसके रबर की होती है ना, जितनी ज्यादा क्वार्टर लिव करेंगे उसके बाद उसकी लाइफ जो है ना कम होती जाती है। अभी एग्जैक्ट पता नहीं, हमारे सियालकोट में तो वो पता नहीं महीनों चलते रहते थे जो है, या सालों चलते रहते थे। अच्छा, ये कोबरा भी है भाई, कोबरा भी मिल गया है जो हो गया सर, अतीक साहब वैसे नहीं है। अतीक भाई ने जो बताया ना कोबरा, कोबरा उसकी शेप कोबरा जैसी होगी बड़ी, और बड़ा है उसका मेरे ख्याल में होता है ये वाला कोबरा जो पेरिलेरेंजियल एयरवे, ठीक है। कोबरा पेरिलेरेंजियल एयरवे, एक मिनट रुकिए।
ये है जी कोबरा पेरिलरिंजियल एयरवे। अतीक भाई खुश हो जाए आप। सर मैं नुसरत हूँ सर, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, करें सर। ठीक है जी। या बिल्कुल, हर ग्रुप में हमें एक नुसरत मिल जाती है। कल मैंने नुसरत को फोन करके बताया था, नुसरत बहुत जबरदस्त है, मर्सिडीज बन गई है और इस फाइनल में दिन में 17 सिजेरियन सेक्शन करवा रही है। अच्छा एक इसमें ना चीज हम भूल गए थे जो नहीं डिस्कस की थी, वो ट्यूब एक्सचेंजर है। ठीक है, एक एयरवे एक्सचेंजर भी होता है, वो भी इसी किस्म का ही होता है जिस तरह किधर गया, ये है जी एयरवे ट्यूब एक्सचेंजर। ठीक है, अच्छा ये कौन सी किताब है, बड़ी जबरदस्त है? ये वही किताब है भाई, एक ही किताब है जो मैं सब लोगों को कहता हूँ, सारे लोगों को कहता हूँ कि इक्विपमेंट यहाँ से पढ़ा करें। कौन सी सर? ये बेस्ट इक्विपमेंट। बाहा नहीं, ये बाहा नहीं है। नहीं, ये बाहर नहीं है ना, बाहा नहीं है। आप लोग लिंक तो देखें, जो मैंने लिंक बनाया हुआ है वो आप लोगों में से 99.99% लोगों ने तो कभी खोल के देखा नहीं। ठीक है, तो फिर अब मैं क्या कहूँ, इसका मैं क्या जवाब दूँ आपको। सारी चीजें अरेंज मौजूद हैं, देखना कभी नहीं है। ये बेस्ट इक्विपमेंट बुक के नाम से भाई वो ये मैं इसका टाइटल करूंगा तो ये पेज गायब हो जाएगा। ये बहरहाल ये है लिंक में मौजूद। जमील भाई शेयर कर लें इसके बाद। नहीं, कोई शेयर नहीं करेगा, आप लिंक में से खुद ढूंढेंगे, कोई भी शेयर नहीं करेगा। लिंक किस लिए बनाया, मुझे ये बताएं कि सारे अगर चीजें पीडीएफ में भेजनी है तो मुझे बताएं लिंक किस मर्ज की दवा है, ये आप मुझे बताइए। ये किताब मैंने कोई 75 दफा ग्रुप में भेजी है, भेज दूंगा भाई, कोई टेंशन लेनी। अच्छा, ये डिफरेंट जो ब्लेड्स हैं, मैकिनटॉश है, मिलर है, मैक्वाई है। मैक्वाई का एक्चुअली आजकल अवेलेबल नहीं होता हर सेटअप में, लेकिन मैक्वाई बहुत जबरदस्त है। मैक्वाई ब्लेड मुझे बहुत पसंद है। सर ये कैसे यूज करते हैं, जरा समझाएं। इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है। जो आगे ये जो इसका इसका है, इसको जब आप प्रेस करते हैं तो ये यूं हो जाता है। ठीक है, ये एपिग्लोटिस के बैक में जाएगी ना, तो जब उसको एलिवेट करते हैं ना तो एपिग्लोटिस ऊपर उठ जाती है। एपिग्लोटिस उठ जाती है और एयरवे क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये एपिग्लोटिस को लिफ्ट करने के लिए होता है। ठीक है, ये पता नहीं कौन सा है, ये मैंने कभी नहीं देखा। ये किसी ने देखा है? ये पोलियो मैकिनटॉश। सर ये ना ओबीस पेशेंट्स में यूज होता है, शॉर्ट हैंडल होता है इसमें, हैंडल इसका शॉर्ट, और एंगल इसका मेरे ख्याल से 135 रादर देन 90, ये लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, एक ध्यान में रखें बात कि आप लोगों को तमाम एयरवे इक्विपमेंट की तस्वीरों को आपको देख लेना चाहिए, खास तौर पे जो आप लोगों का तो टोक्स पास है, जिन लोगों ने अभी टोक्स देना है, तो उसमें से आजकल कोई भी, पहले तो ज़माने में तो ये ऑप्शन नहीं होती थी, ये इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अब वो कोई भी तस्वीर उन्होंने देखनी हो तो वो प्रिंट करके और वो आपको उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, जो ये होता है ना, जो वीडियो लेरेंगोस्कोप और ग्लाइडोस्कोप, ये तकरीबन एक जैसे होते हैं। ये ग्लाइडोस्कोप है। ठीक है, ग्लाइडोस्कोप का नाम सुना है आप लोगों में से किसी ने? ग्लाइडोस्कोप देखा है पाकिस्तान में? सर नाम देखा है। अच्छा, ये वीडियो लेरेंगोस्कोप देखा है कि ग्लाइडोस्कोप अलग चीज है? देखिए, ग्लाइडोस्कोप और वीडियो लेरेंगोस्कोप का एक थोड़ा सा उसमें डिफरेंस ये है कि जो ग्लाइडोस्कोप होता है ना, उसका ब्लेड आप ये देख रहे हैं, ये काफी एंगल इसका ना एक्यूट होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत हेल्पफुल होता है। एक तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, ऐसे पेशेंट जिसके अंदर आपने नेक की ज्यादा मूवमेंट नहीं करनी, तो उसके अंदर ये बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरी बात ये कि जो इसका व्यू जो है ना, वो सामने स्क्रीन अलग सेपरेट होती है। ठीक है, जो वीडियो लेरेंगोस्कोप होता है उसकी स्क्रीन आपके बिल्कुल सर पे होती है और छोटी नजर आ रही होती है, ये थोड़ा उससे बड़ा होता है, तो ये आपको स्क्रीन बहुत प्रॉपरली आपको नजर आ रहा होता है। ठीक है,
बाकी है ये कॉन्सेप्ट इसका वही है, ठीक है। और एक इसमें दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि इसके अंदर स्टिलेट के बगैर ट्यूब नहीं जाती, इसके अंदर स्टिलेट का मौजूद होना लाजमी होता है, ठीक है। स्टिलेट के बगैर ये ट्यूब नहीं जाती इसमें। और एक इसमें इशू ये होता है कि जो स्टिलेट होता है, और हाँ वो स्टिलेट इसके साथ ही आता है, इसके एंगल के साथ ही होता है, वो दूसरा खुद मैनिपुलेट नहीं करता है, इसका अपना स्टिलेट जो है ना होता है ग्लेडोस्कोप का। अच्छा, और वो स्टिलेट काफी हार्ड होता है, जो नॉर्मल स्टिलेट से ज्यादा हार्ड होता है, तो उससे म्यूकोजल इंजरी होने का खतरा होता है, ठीक है। अभी तो उसमें डिस्पोजेबल भी है ना, ये मैकिंटोश ब्लेड इसके साथ आ रहे हैं, हम ये लोग हमारे हॉस्पिटल में यूज हो रहे हैं डॉक्टर जमील। हाँ वो हम लोग कर रहे हैं ना, ब्लैक वन जो है वो डिस्पोजेबल जो है, ठीक है। अच्छा, बाकी देखें इसमें कोई भी हो उसका कॉन्सेप्ट, अगर आपको इसके ऊपर ये नाम ये भूल जाए कि ये क्या है, इस तरह की कोई तस्वीर लगा दे, तो आप ये अगर आप इसको वीडियो लारिंगोस्कोप भी बोलेंगे ना, तो वो आपका आंसर गलत नहीं होगा। ये आपका ये मैक्रात और मैग्रा और ये और वो, ये इतने नाम याद रखने से आपने घबराना नहीं है। सिर्फ ग्लाइडोस्कोप डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है। और जो होता है ये एयर ट्रैक जो है, मुझे तो आज तक इसकी समझ नहीं आई कि इसमें क्या एडवांटेज होता है, क्या इसका फायदा होता है भाई एयर ट्रैक। सर इसके साथ के अंदर ही पोर्ट बना होता है, उस पोर्ट के थ्रू ही जो ना खुद एंगल बना लेता है कि ET2 उसके थ्रू आपने डालनी होती है। हाँ, ये ट्रैक की वजह से रेफरेंस से है कि इसका एडवांटेज ये है। बाकी देख लो इसमें एयर ट्रैक कहते हैं इसको ना, इसका ट्रैक बनाओ, उसके थ्रू अपनी ET डालनी होती है, खुद वो जाके फिर। ये समझ आ गई बात। ये मैंने कभी आज तक यूज नहीं किया, और अभी आप लोगों से बातें करते करते ही मैंने सीख लिया कि इसका क्या एडवांटेज है। मैंने कभी इस पे तवज्जो नहीं दी थी, ठीक है, समझ आ गई बात। ये एयर ट्रैक। अच्छा, एक मैं भी ना क्वेश्चन आपसे उस वक्त पूछना चाह रहा था और बताना चाह रहा था, लेकिन किसी ने सवालों को आप लोग डीपली मैं करते नहीं। मैंने जब मास्क का नाम लिया तो आप लोगों में से किसी एक बंदे ने भी ये बात नहीं की कि फेस मास्क दूसरा भी तो होता है, तो वैसे हम पेशेंट को लगाते हैं, वो फेस मास्क नहीं कहते उसको, सिंपल फेस मास्क जिसे कहते हैं। वो जो सिंपल फेस मास्क होता है वो भी तो फेस मास्क ही होता है ना। तो वो कितने टाइप्स का होता है? एक उसमें सिंपल फेस मास्क होता है, सिंपल होता है सर, एक रिजर्वायर होता है, नॉन रीब्रीथिंग और रीब्रीथिंग बैग होता है। अच्छा, जो सिंपल फेस मास्क होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है सर? वो बर्नौली जी। नो वो किसका फेस मास्क का बर्नौली होता है सर। उसमें अगर यार देखें आप वेंचुरी प्रिंसिपल, वेंचुरी प्रिंसिपल होता है। वेंचुरी प्रिंसिपल क्या होता है और बर्नौली प्रिंसिपल क्या होता है, जरा सा आप मुझे पहले ये बता दीजिए। इस तरह ही आएगा वाइवे में क्वेश्चन, एकदम से कोई बात कुछ और हो रही होगी, एकदम से कोई सवाल आ जाएगा। ऐसे है कि जब भी जो काइनेटिक एनर्जी है ना किसी के। एक मिनट जमील, एक मिनट रुको, पहले किसी और से पूछूंगा तो मैं आता है, इसलिए तुम खामोश हो जाओ। एक मिनट रुको। मैं सर कैसे भी जा रहा हूँ ड्यूटी पे, मुझे इजाजत दीजिए, मैं आसिम भाई को जाके छोड़ना, रिलीव करना मैंने। अच्छा, आसिम भाई बैठे रहे, आप भी बैठे रहे, जमील भी बैठे रहे आराम से। ठीक है सर। नहीं, आप कंटिन्यू योर वर्क। अतीक भाई आप बताएं, वेंचुरी प्रिंसिपल और बर्नौली प्रिंसिपल क्या होता है? वेंचुरी जो एयर पासिंग थ्रू कंस्ट्रिक्शन, तो और उसमें फ्लो टर्बुलेंट होता है। नहीं, ये तो आंसर ना हुआ ना। अस्मा आप बताइए। Sir, whenever there is a gas flow through some constriction, or so sir, there is a decrease in the kinetic energy, increase in potential energy, and increase in the kinetic energy, that is the velocity. तो sir pressure जो है वो गैस का कम हो जाता है, लेकिन सर उसकी velocity increase हो जाती है, तो सर ये वेंचुरी इफेक्ट होता है। नहीं, इससे वेंचुरी इफेक्ट कैसे हुआ? ये तो आपने बता दिया ना सर, उसकी वजह से एयर की और ट्रैपिंग होती है सर, आउटसाइड से इनसाइड। नहीं, वो एंट्रेन होती है। प्रेशर entrapment of the air from the outside to the inside। भाई इस तरह देखो, किसी को भी कुछ समझ नहीं आया, फिर से बोलें। आपने सही बताया है, आखिरी स्टेप में जो वेंचुरी का प्रिंसिपल जो होता है ना, कि जब वहां पर प्रेशर ड्रॉप होता है तो जो साइड से एयर है वो एंट्रेन होती है। जी सर, दैट इज द प्रिंसिपल व्हिच इज यूज्ड, या दैट इज द बेसिस ऑफ वेंचुरी। ठीक है, तो इसके अंदर भी यही होता है कि एयर आ रही होती है
आपने देखा है कंस्ट्रक्टेड होता है, वहां पे आगे आके ओपन होता है एरिया, तो वहां से वो जी एंट्रेन जी कर सर रही होती है, ठीक है। बिल्कुल सर। तो वो साइड से जो होल बने हुए होते हैं, उन होल्स के जरिए एंट्रेन होती है एयर। तो ठीक सर। मैक्सिमम कितनी ऑक्सीजन जा सकती है फेस मास्क से? सर 40% होता है, 1 to 6 40%। लीटर तक हम दे सकते हैं, और 44% से 44 to 45% तक FiO2 हम डिलीवर कर सकते हैं। और जो दूसरा जो फेस मास्क होता है विद सर बैग, एक बॉयल बैग के साथ सर होता है सर, उसमें 60% होता है, और विदाउट सर एक तो था जिसके अंदर हम 90 to 100% डिलीवर कर सकते हैं। वो कौन सा होता है और क्यों होता है? नॉन रीब्रीदर। हाँ नॉन रीब्रीदर बिल्कुल। ठीक है, वहां पर जो वाल्व लगा होगा जिसकी वजह से नॉन रीब्रीदिंग होगी, तो वो अप टू 100% तक दे सकता है, ठीक है। जी और सर। जो होगा जिसमें रीब्रीदिंग हो रही होगी, तो फिर वो उस नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी उतना 90 to 100% तक नहीं आएगा, ठीक है। जी सर। अच्छा, एक इसमें रह गया चीज, नेजल कैनुला। नेजल कैनुला में कितने % जाती है? 24। सर नेजल कैनुला और सर सिंपल 40 फेस मास्क 40% तक इक्वल नहीं जाता है जाती, मैक्सिमम, 44 to 45% तक सर 1 to 6 मैक्सिमम। लीटर तक। देखें, इसका आंसर देने में आप लोग एक जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। क्या ये फ्लो डिपेंडेंट नहीं होता? अकॉर्डिंग टू फ्लो अकॉर्डिंग टू है। फ्लो। तो अगर आप अकॉर्डिंग टू फ्लो नहीं बोलेंगे तो आपका आंसर इनकम्प्लीट है, ठीक है। और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है नेजल कैनुला से? मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? नॉट मोर देन 5 लीटर्स। 44 to 45, अच्छा 1 to 6 लीटर तक, और सर 44 to 45% तक। और नेजल कैनुला के क्या एडवांटेजेस हैं? सर इजी टू यूज है, एबल टू ईट और है, सर एबल टू स्पीक है, पेशेंट एबल टू ईट कर सकता है। हैंड फ्री। सर पेशेंट भी ज्यादा कन्वीनियंट फील करता है। कंप्लायंस बेहतर होगी ना पेशेंट की, कंप्लायंस ज्यादा बेहतर होगी, ठीक है। बिल्कुल। और ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हाई फ्लो नेजल कैनुला को कौन बताएगा? राबिया, आपने पढ़ा हुआ है हाई फ्लो नेजल कैनुला? सर मैं बिल्कुल नहीं पढ़ के भूल गया। 6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन देते होते हैं सर हाई फ्लो के साथ सर। क्योंकि देखें, हाई फ्लो नेजल कैनुला जो है मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ, ये टॉपिक की सर तफात से इसमें मैंने यूज किया हुआ सर, बताऊं मैं थोड़ा सा? जी जी, आप हाई फ्लो नेजल के बारे में देखें, मेरी बात सुने। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एंटिसिपेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों को भी मैं ये इसी मौके महल से मैं आप लोगों को वाइवे के रेफरेंस से बता रहा हूँ कि ये एंटिसिपेटेड है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये पिछले चंद 1-2 साल में हाई फ्लो नेजल कैनुला का बहुत ज्यादा यूज किया गया है कोविड के पेशेंट्स में, ठीक है। तो ये एक बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो इसका पहली बात तो ये है कि इसका मैकेनिज्म क्या है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसको कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। ये है बेसिकली। जी बताइए। तो पहले तो ये फिक्स परफॉर्मेंस डिवाइस में आएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसका जो लीटर्स ऑक्सीजन है वो हाई फ्लो होती है, 40 to 60 लीटर, मैक्सिमम 60 लीटर होती है, और FiO2 फ्रॉम लाइक 40% to 100% तक लेके जा सकते हैं। और इसका एक और मैकेनिज्म भी है कि इसको वार्म करते हैं विद ह्यूमिडिफाइड करते हैं और वार्म करते हैं इसको, और इसके अंदर CPAP भी देते हैं हम, तकरीबन 5 to 10 सेंटीमीटर वाटर का CPAP भी होता है इसमें। ठीक है। नहीं, लेकिन मुझे बताइए कि जो नॉर्मल नेजल कैनुला है उसमें और इसमें आमतौर पे क्या डिफरेंस क्या है फिर? डिफरेंस फ्लो का है ना सर, और FiO2 का है। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो उसमें CPAP है प्रॉब्लम होती ना, है। CPAP है, ऑगमेंट करता है ब्रीथिंग को सर। जी जी। ह्यूमिडिफाइड। इस पे 60 लीटर तक का ऑक्सीजन दे सकते हैं, नहीं फ्लो नहीं दे नहीं, सकते हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये एडवांटेज तो ना हुआ ना कि फ्लो ज्यादा दे रहे हैं, ये कोई एडवांटेज तो ना हुआ ना। नहीं, फ्लो से सर हमारे CPAP बनता है ना, उसको पेशेंट की जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको जो ऑगमेंट करता है उसकी टाइडल वॉल्यूम को CPAP नहीं, के सर इसमें जरिए हम से। ह्यूमिडिफाई कर सकते हैं, वार्म कर सकते हैं, ये उसमें नहीं होता तो इम्पोर्टेंट, गैस एक निकलती। सेकंड, ह्यूमिडिफाइड ये बात इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर ह्यूमिडिफिकेशन का सिस्टम है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम के जो आप नॉर्मली नेजल कैनुला के जरिए जब आप देते हैं तो इतना हाई फ्लो आप नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपने वो सिस्टम ऐसा बनाया है कि क्योंकि मैंने कभी यूज नहीं किया, इसलिए जो चीज ना यूज की हो तो उसमें आपका उसका इतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता।
तो ये लेकिन इसके अंदर बेसिक इसका डिफरेंस ये है, ठीक है ना। तो जब भी ज्यादा फ्लो इसमें सर एक और मसला भी होता है, इसमें एक और मसला भी होता है कि जो नेजल ब्रीदर होते हैं ना उनके लिए ज्यादा बेटर होता है, लेकिन जो माउथ ब्रीदर होते हैं उसमें काम नहीं कर सकता इतना अच्छा। ओके जैसे ओके, ये जो है ना, ये थोड़ा सा ना इसको, क्योंकि मेरी भी लिमिटेड है इसमें नॉलेज, तो ये इसको हम थोड़ा सा डिटेल से दोबारा टच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। नेजल हाई फ्लो नेजल कैनुला का। अच्छा, वेंचुरी मास्क होते हैं उनका क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है? सर यही जो बर्नौली प्रिंसिपल होता है सर, यही नहीं होता उसमें भी, वेंचुरीज में भी? तो वेंचुरी का क्या होता है, मतलब क्या इनका यूज क्या होता है? सर ये आप कम ऑक्सीजन यूज करके सर हाई फ्लो दे सकते हैं, और सर फिक्स्ड अमाउंट यूज कर सकते हैं, जैसे सीओपीडी और सर इन पेशेंट्स के अंदर जो अब हम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर करेंगे, सर फिक्स्ड एयरवे डिवाइस है ये। ठीक है, क्योंकि जब हम लोगों ने फेस मास्क के बारे में डिस्कशन शुरू की ना, तो हम लोगों ने, मैंने पहले बात ये नहीं बोली कि दो तरह के ऑक्सीजन जो सप्लाई के सिस्टम होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल किस में यूज किया जाता है और फिक्स किस में यूज किया जाता है? सर वेरिएबल तो यही है सर, जैसे सिंपल मास्क हो गया, फेस मास्क, और सर नेजल कैनुलास हो गए, और जो सर फिक्स है उसमें वेंचुरी आ गई, सर ईटीटीज आ गई, और सर इसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ दे सकते हैं, और सर हमारे हडसन मास्क वगैरह आ गए। नहीं, एक मिनट, इसमें आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट में चीज मिस कर रही हैं। राबिया, आप बताओगी किन पेशेंट्स में आप वेरिएबल परफॉर्मेंस डिवाइस दे सकते हैं और किसके अंदर आप फिक्स ही आपको देनी पड़ेगी? सर फिक्स उनमें देंगे जिनकी ब्रीदिंग कॉम्प्रोमाइज्ड होगी, और जिन वेरिएबल उनमें जिनमें ब्रीदिंग इतनी डिस्टर्ब नहीं है। यानी कि बेसिकली फिक्स वेरिएबल परफॉर्मेंस आप उसमें दे सकते हैं जिसमें ब्रीदिंग पैटर्न ठीक है। जी सर। एम आई राइट? जी सर। और जो फिक्स है आप उसमें देना पड़ेगा या दे सकते हैं उनमें जिनके अंदर ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल नहीं है। जी सर, बिल्कुल। और उसका जो होता है ना, ये क्योंकि ये टोक्स का स्टेशन है, ये भी वेंचुरी मास्क ना, तो वेंचुरी प्रिंसिपल आपसे पूछेंगे कि क्या इसके अंदर प्रिंसिपल यूज होता है, तो वो वेंचुरी प्रिंसिपल होता है। वो जैसे जैसे उसका फ्लो जो होता है वो जितना आप उसका फ्लो इंस्पायर्ड खोलेंगे वो उतने ही बाकी एंट्रेन करेगा, ठीक है। ये उसका होता है। वेंचुरी इफेक्ट इज अ रिजल्ट ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल, ठीक है। वेंचुरी इफेक्ट होता है वो बर्नौली प्रिंसिपल की वजह से होता है कि भाई बर्नौली प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर एनर्जी सेम रहेगी उसकी फॉर्म बदल जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, तो वहां पर साइड से एंट्रेन हो सकती है, ठीक है। जी सर। और सर इसमें ये ना कि वेलोसिटी जब इंक्रीज करती है तो प्रेशर ड्रॉप करता है, तो वेंचुरी की स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि जब वो उसकी कंस्ट्रिक्शन में से पास करती है तो उस साइड पे प्रेशर ड्रॉप करता है, वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो एटमॉस्फेयर में से एयर इंट्रेन हो जाती है प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इवेंचुअली जो है ना, ये आपका टोक्स में भी आ सकता है, आपसे टेबल वाइवे में आपसे वो एज अ पूरा आप सिनेरियो, आपसे ऑक्सीजन, व्हाट आर डिफरेंट वेज टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द पेशेंट, ठीक है। उसके अंदर एक दो चीजें और है, वो भी हम यहीं पर ही मुकम्मल कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक हमारा साथ ही मुकम्मल हो जाए। एक होता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, इसका नाम सुना है? ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या होता है? नाम ही सुना है सिर्फ। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ये अभी पिछले दिनों जो है ना, वो जब कोविड के रेफरेंस से भी ये यूज हुई है, और वो लोग के जो होम ऑक्सीजन पे होते हैं ना, उनमें ये यूज होता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। वो ऑक्सीजन एयर से लेता है, वो बेसिकली एयर से लेके उसको जो है ना वो, हाँ, एयर से लेता है, और उसके अंदर मटेरियल होता है, वो उसको कहते हैं जियोलाइट मटेरियल, ठीक है। जियोलाइट मटेरियल होता है, और वो क्या करता है कि वो उसको 5 टाइम्स उसको करता है,
तो एयर के अंदर ना 2% जो होती है ना वो होती है आर्गॉन। तो इसकी लिमिटेशन ये होती है कि मैक्सिमम 95% तक ऑक्सीजन जा सकती है, ठीक है। जो नाइट्रोजन है वो उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है उस जियोलाइट मटेरियल के अंदर, और बाकी जो रह जाती है वो ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो वो 5 टाइम्स उसमें मैक्सिमम अचीवेबल जो होती है उसमें 95% होती है, और 5% बाकी जो होती है ना वो आर्गॉन होती है, ठीक है। ये 1% मतलब एयर के अंदर ना 1% आर्गॉन होती है। तो वो जब उसको 5 टाइम्स कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना तो वो भी वो उसमें से नहीं विड्रॉ की जा सकती। तो इसका है कि ये एक सिंपल चीप मेथड होता है टू प्रोवाइड होम ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ये भी आपको इस इक्विपमेंट बुक में मिल जाएगा। ये आप लोग उन्होंने नहीं अगर देखी तो प्लीज़ ये ज़रूर इस किताब को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। इसके अंदर मॉनिटरिंग भी है, इसके अंदर इक्विपमेंट भी है, और इसका पैटर्न इतना अच्छा है कि उसमें ना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के तौर पे उन्होंने लिखा हुआ है। तो वो चीज़ बहुत इजी टू स्वेलो है। राबिया, आप लोगों ने तो पढ़ी हुई है ना किताब ये? जो जी जूनियर्स सर, हैं उनको भी मैं ये हाईली रिकमेंड करूंगा। एक मिनट में दोबारा से आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो किताब है ना ये, सर इसका कवर पेज दिखा दें इनको ताकि वो ठीक है। ये इस किताब का नाम बेस्ट इक्विपमेंट बुक नहीं है। मैंने इसको बहुत अच्छी थी तो मैंने इसका नाम चेंज कर दिया वैसे। तो वो अब सब लोग ही मुझे बेस्ट इक्विपमेंट बुक का नाम से ही पुकार रहे थे। इस बेचारी का नाम कुछ और है, ठीक है। और ये किधर गई? ये जो फोल्डर है उसमें बुक्स के फोल्डर में अगर आप जाएंगे ना फिजिक्स इक्विपमेंट बुक के फोल्डर में, तो ये यहाँ पर आपको इसके अलावा भी मुख्तलिफ बुक मिलेंगी, लेकिन मैं आपको एक ये किताब और एक ये किताब, ये फिजिक्स फार्माकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी फॉर एनेस्थेटिस्ट, ये 2 किताबें तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा पढ़ने के लिए कि आप ये दोनों किताबों को ज़रूर टच करें। और बाकी भी इसमें काफ़ी चीज़ें, इसमें मेरे ख्याल से डॉक्टर सईदा वाला भी है शायद इसके अंदर भी पढ़ा हुआ। डॉक्टर सईदा ने बहुत मेहनत से ये फिजिक्स इन एनेस्थीसिया ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। इसमें बहुत सारे जो है ना उनके जो लॉज हैं उनकी क्लिनिकल एप्लीकेशन उन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। ये लिंक आप लोगों ने देखा है कभी? नहीं देखा था ना? सर देखा तो है इसमें। आपने भी अगर नहीं देखा तो राबिया किसने, मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ। देखा है सर, इसी लिंक ने तो बहुत फायदा दिए। मस्के ना लगाइए। ये किसने बोला है भाई? ये कौन बोल रहा है अभी? मुझे जरा एक मिनट दोबारा से सुनने दे जरा। ये किसने? नहीं मैं बोल रहा हूँ सर, मस्के की बात नहीं है सर, इसने हमारे अच्छा, आपने असल में अब कोई नाम चेंज कर लिया ना, आप पहचाने नहीं जा रहे। अब हम आपको फ्लेक्सी 810S के तौर पे याद कर रहे हैं। एनीवेज, अच्छा जो देखें, मैं ये सिंस आई हैव ओपन इट तो मैं आपको कहूंगा कि देखें आजकल ये जो किताबें हैं ना ये आप लोगों की लिफ्ट में नहीं आ रही। ये आप हाईवे वालों को नहीं मैं कहूंगा, लेकिन जो जूनियर्स हैं वो प्लीज इन किताबों को जरूर पढ़ें। इनके अंदर टू द पॉइंट आपको कॉन्सेप्ट बनेगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके इनको सॉल्व करना भी बहुत आसान है। इट विल हेल्प अलॉट इन मेकिंग योर कॉन्सेप्ट। तो ये किताबें, क्योंकि अब आप लोग कहते हैं कि जी हमारा तो सर MCQs का पैटर्न है तो हमें बाकी चीजें पढ़नी हराम हो गई हैं, ठीक है। ये किताबें प्लीज आप लोग जरूर पढ़ा करें। ये इन किताबों के अंदर बहुत हाई यील्ड पॉइंट होते हैं कि क्वेश्चन आने दें। ठीक है, डिस्क्राइब द प्रोडक्शन एंड सर्कुलेशन ऑफ सी। इसमें टू द पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट्स आपके उस टॉपिक से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज ये जो ये देख रहे हैं ये इन किताबों को जरूर पढ़ें। ये 4, 5, 6 किताबें हैं और एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें से ये नहीं है कि अगर ऐसे क्यूज के अंदर जो उन्होंने आंसर लिखा हुआ है तो आप पूरे का पूरा आंसर वहां से जरूर पढ़े। आप सिर्फ देखें कि वो टास्क आपको आता है या नहीं, ठीक है। तो ये किताबें बहुत हाई यील्ड है, लेकिन ये अब इनको कोई भी नहीं लिफ्ट कराता क्योंकि अब आप कहते हैं कि जी हमारा तो पैटर्न ही चेंज हो गया, लेकिन ये किताबें बहुत आला किताबें, ठीक है जी। डॉक्टर शाइस्ता।
जी डॉक्टर ज़ीशान, जब क्वेश्चंस हो रहे थे तो मैं उस वक्त रेज हैंड कर रही थी। जो ओरल फेरेंजियल एयरवे और नेसोफेरेंजियल एयरवे, उसमें आप ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि लेंथ कैसे मैनेज मतलब मेजर करेंगे, हाँ तो हाँ मैं हाँ बताना चाह रही थी। जी जी अगर ओरोफेरेंजियल एयरवे का हम देखते हैं तो उसका जो डिस्टेंस हम इस तरह से करेक्ट लेंथ देखेंगे तो वो होती है कि अगर डिस्टेंस फ्रॉम द इंसाइजर टू द एंगल ऑफ जॉ, यानी जॉ का जो एंगल है वहां पर, और इंसाइजर, ये इससे हम डिस्टेंस देखते हैं फॉर ओरोफेरेंजियल। और अगर ठीक है नेसोफेरेंजियल के लिए हम देखेंगे तो वो डिस्टेंस किस तरह से मेजर होगा कि टिप ऑफ नॉस्ट्रल से जाएंगे और ट्रैगस ऑफ ईयर का जो ट्रैगस होता है वहां तक जो आएगा डिस्टेंस, वो लेंथ होगी नेसोफेरेंजियल एयरवे की। एक मिनट फिर से बोले, ट्रैगस टू ओरोफेरेंजियल की होगी नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरोफेरेंजियल का द हो गया, इनसाइड, नेसोफेरेंजियल। नेसोफेरेंजियल की होगी फ्रॉम द टिप ऑफ द नॉस्ट्रल टू द ट्रैगस ऑफ द ईयर। ठीक है, वो टिप ऑफ नोज, हम वही नॉस्ट्रल ही बोल रहे थे, तो वो टिप ऑफ नोज हाँ, आपने सही लफ्ज बोला है। और इसका जी। रेफरेंस क्या है, अच्छा, कहाँ से? दूसरी चीज, एक चीज मैं पूछना चाह रही थी कि जो हम ये कैथेटर माउंट यूज करते हैं तो अक्सर यूज कर रहे थे, तो उसकी जो मतलब अगर वो हमारे पास रखा हो जैसे टॉक्स में कहीं, तो उसमें हम उसकी इंडिकेशन और उसकी मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्रा तो नहीं कहेंगे, मतलब उसकी बेनिफिट और उसके हैजर्ड कुछ बता सकते हैं? मतलब अलग बेनिफिट तो यही होंगे ना कि वो ट्रैकियल ट्यूब और ब्रीदिंग सिस्टम का कनेक्शन है, स्टेबलाइज रहा है ट्रैकियल ट्यूब, और लेकिन उसकी जो लेंथ है उससे कोई चेंज आएगा? वो उसका मतलब डॉक्टर शाइस्ता, आई डेड एम सॉरी, स्पेस में चेंज आएगा? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया है कि ट्यूब को काटने से या नहीं, ट्यूब को कैथेटर माउंट हम यूज करते हैं। मुझे आई एम सॉरी, मुझे इसके बारे में नहीं पता। किसी को अगर पता है तो प्लीज बता दें। कोई और बता देगा, किसी को पता? हाँ। कैथेटर माउंट, जी आसिम भाई आपको पता है? देखें, कैथेटर माउंट विद डबल is used as an intermediary connection between the patient and the breathing system. देखिए, इससे तो इसका एडवांटेज है ना कि वो फ्लेक्सिबल होता है, और ये डेड स्पेस इससे लिखा हुआ है मिनिमल कंप्लायंस विद लो डेड स्पेस वॉल्यूम, ये लिखा हुआ है। ओके, ठीक है, ये मेरा ना कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं है कि ट्यूब की लेंथ से, तो वो लेंथ अगर कम हो जाएगी तो फ्लो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कि जो बाकी जो सर्किट है वो कैसे एक्सप्लोर होता है, आई एम सॉरी, मेरी इतनी बेसिक्स अच्छी नहीं है कि मैं आपको ये अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन? चले मेरे ख्याल फिर जी एजाज भाई, जी डॉक्टर एजाज, डॉक्टर एजाज अहमद ने हैंड रेज किया, आई वांट टू आस्क समथिंग। अच्छा राबिया, क्लिनिकली जो है ना, ये जो आज हम लोगों ने डिस्कशन की है, इसका आपसे ऑक्सीजन थेरेपी के तौर पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि व्हाट आर द वेट फॉर ऑक्सीजन थेरेपी। अतीक भाई, आप दोनों के लिए मुखातिब करके मैं कह रहा हूँ, इमरान भी अब हमारे साथ शामिल है, तो और आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि जो है ना, आपकी जो अवेक फाइबर ऑप्टिक के रेफरेंस से हमने बात की थी, तो अवेक फाइबर ऑप्टिक के आपको ट्रिक्स एंड टर्न्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आपका ट्रिक्योस्टमी जो है, वो ट्रिक्योस्टमी का एक पोर्शन हम लोगों ने किया है, एक पोर्शन मैंने अभी नहीं किया, वो विनिंग के साथ हम कर लेंगे। वो बेसिकली ये है कि जो हाँ ट्रबल शूटिंग, या तो वो कर ले, मैं असल में बोल के थक गया हूँ, आप बताओ। नेक्स्ट कर लेते हैं साथ, सर कल ऑक्सीजन थेरेपीज भी थोड़ा सा मैं रिवाइज कर लूंगी तो हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, वो बेसिकली जो इससे रिलेटेड है ना, ट्रिक्योस्टमी से रिलेटेड, वो ये है कि ब्लॉक ट्रिक्योस्टमी का क्या एल्गोरिदम होता है, ठीक है, और इसी के साथ हम करेंगे वीनिंग, ठीक है जी, ठीक हो गया, ब्लॉक ट्रिक्योस्टमी और वीनिंग, ठीक है इंशाल्लाह। कल नॉर्मल टाइम है, आज मेरी क्योंकि हफ्ता जुमा हफ्ता यहाँ छुट्टी होती है, तो छुट्टी वाले दिन अब हम इस टाइम पे कर लिया करेंगे, और वैसे जो है ना वो, तो आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, आज डॉक्टर संदीप ने हमें ज्वाइन किया था,
जो कि पहले नहीं थे हमारे साथ। तो डॉक्टर संदीप, आप कुछ राय देना पसंद करेंगे, कुछ फीडबैक आप देंगे कि इस टॉपिक को जो हम लोगों ने डिस्कस किया है इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे? जी डॉक्टर संदीप, कैन यू हियर मी? डॉक्टर शाइस्ता, आप भी बताइए, जिन लोगों ने रिटर्न दिया था उन लोगों को इनमें जो आज हम लोगों ने डिस्कशन किया है इसमें से कोई, जी डॉक्टर संदीप बोले कुछ आप? जी सर। अच्छा सर, बिल्कुल काफी सवाल आए थे एयरवे से रिलेटेड, खास करके सुपीरियर इंजन ब्लॉक करने के मेथड्स आए थे, और अवेक फाइबर ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड थे मेथड पूछ रहे थे कौन सी नॉब ब्लॉक करनी है। हाँ हाँ, तो देखें अब आप ये देखिए कि हम लोग अभी बल्कि ना एक पोर्शन में मिस कर गया हूँ और वो कल इंशाल्लाह फिर हम कर लेंगे। वो ये है कि जो होता है नर्व इंजरी के रेफरेंस से, वो मैंने उस टाइम पे मिस हो गया, फिर वो जमील से मैंने कहा था मैं पूछूंगा। तो देखें एक्चुअली हाँ, इस तरह से संदीप डिस्कस करने का फायदा ये होता है कि जो कंफ्यूजन होती है ना वो दूर हो जाती है। ठीक है सर, काफी क्लियरेंस हो रही है सर इन चीजों से। जी, तो चले, एनीवेज वी विल कंटिन्यू द लेटर पार्ट ऑफ एयरवे प्लस वी विल गो टुवर्ड्स वीनिंग। ठीक है, मैकेनिकल वेंटिलेशन और मतलब बेसिकली वीनिंग के पोर्शन को हम करेंगे। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह 10 बजे। ओके जी सर, थैंक यू सर। राबिया पढ़ लेना आप, ठीक है? और अतीक भाई आपने जो आज का जो था ना मोमेंट ऑफ द डे, वो था कोबरा। सर हो गए। चले, ओके जी, ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।